So hello guys, welcome to our next section on internal auditing masterclass, right? So I'll just open up the slide and we'll discuss कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा क्या क्या समझा है, ठीक है? Guys, please let me know if my screen is visible. I'm sharing my screen. Yeah, is it visible? Yes, visible. It is visible now. Okay. So till now guys we are trying to understand कि what is internal audit. So in internal audit हमने ये समझा कि all the internal control, internal processes, SOPs, policy, procedure, whatever frameworks company has implemented, we need to evaluate as an internal auditor. From us as an internal auditor, the expectation is that कि हम company के अंदर में जाएं एंड उनके इंटरनल कंट्रोल इंटरनल प्रोसेसेस को इवैल्यूएट करें एंड देन गिव आउट एन ऑब्जर्वेशन. अगर हमें लग रहा है कि कहीं कहीं पे कंट्रोल लैप्स है, कहीं पे भी प्रोसेस गैप है, तो उन चीजों को हम हाईलाइट करें एंड आफ्टर दैट वी नीड टू गिव एन ड्राफ्ट रिपोर्ट. वहां पे हम ना ही ऑब्जर्वेशन दिखा रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमें उनको रिस्क भी बताना पड़ेगा. ये जो प्रोसेस गैप है या फिर जो कंट्रोल लैप्सेस हैं, इनके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या नॉन कंप्लायंस के इश्यूज आ सकते हैं आपके ऊपर में, राइट? उसके बाद में ये ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमें उनको सजेशंस भी देना पड़ेगा. कई बार हमें एज एन इंटरनल ऑडिटर इंप्लीमेंटेशन में भी हेल्प करना होता है, राइट? तो द रोल ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर इज काफी वाइड. तो जैसा मैंने बोला कि इंटरनल ऑडिट इज अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल प्रोसेसेस. तो हमने लास्ट क्लास में ये भी समझा था, हमने ये भी समझा था कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, राइट? तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब हमने समझा था कि जो भी पॉलिसीज, प्रोसीजर, फ्रेमवर्क, मैकेनिज्म कंपनी ने इंप्लीमेंट कर रखा है, ठीक है, दोज आर इंटरनल कंट्रोल. बट देन इंटरनल कंट्रोल को स्टैब्लिश करने के पीछे या फिर उसको इंप्लीमेंट करने के पीछे कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. मेजरली 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है? इसके दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसके अलावा भी कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बट मैंने क्या करा है कि यहाँ पे ग्रुप करने की कोशिश करी है. तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि दे वांट टू इंश्योर कि उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है वो रिलायबल है, दे आर एबल टू सेफगार्ड देयर एसेट्स. thirdly they are able to meet out all the compliance requirement, जो भी rules regulations are applicable to that particular company ना, they are able to meet it well. And fourthly and lastly is if they are able to meet out all the operations effectively and efficiently, ठीक है? तो ये हमने इंटरनल कंट्रोल के बारे में समझा था. इंटरनल कंट्रोल के कई सारे एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे समझे थे, ठीक है? फिर हमने ये समझा था कि किसी कंपनी की अगर हम जा रहे हैं इंटरनल ऑडिट करने के लिए, इफ यू आर गोइंग फॉर डूइंग एन इंटरनल ऑडिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, तो हमें समझ कैसे आएगी उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में जितने भी फंक्शंस है, प्रोक्योरमेंट का फंक्शन है, सेल का फंक्शन है, इन्वेंटरी प्रोडक्शन का फंक्शन है, कंप्लायंस का फंक्शन है, राइट, क्वालिटी का फंक्शन है. तो ये जो डिफरेंट फंक्शंस है कंपनी के अंदर में, हर फंक्शन के अंदर में कंट्रोल्स कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है. अगर हमें यही नहीं पता हो कि कंट्रोल कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश है, तो हम इवैल्यूएट क्या करेंगे? हाउ विल वी बी एबल टू कमेंट कि आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है, ठीक है? तो वो जो इंटरनल कंट्रोल की इंफॉर्मेशन है वो आती है एसओपी से. एसओपी इज द बाइबल, ठीक है? इट इज अ डॉक्यूमेंट वेरिन उस फंक्शन के रिलेटेड जितने भी इंटरनल कंट्रोल से, इंटरनल प्रोसेसेस है, स्टेप्स है, वो वहां पे डिफाइंड होते हैं. ये हमने समझा था. उसकी इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे समझी थी, ठीक है? Then we had studied about control lapses. ये जो हम कह रहे हैं कि सर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो कंट्रोल लैप्स हो सकता है, प्रोसेस गैप आ सकता है. ये कंट्रोल लैप्स का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल लैप्स एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल बखूबी इंप्लीमेंट करी है, बट देन जो कंपनी के एम्प्लॉयज है ना, वो कहीं ना कहीं उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनका काम निकल जाए ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं. दोज आर ऑल कंट्रोल लैप्सेस. हमने वहां पे आपको एक एग्जांपल देकर के समझाया था कि वेंडर पेमेंट करने से पहले आपको 3 वे मैचिंग करनी पड़ती है. 3 वे मैचिंग के अंदर में 3 डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात करी थी. मैं आगे डिटेल में आपको 3 वे मैचिंग करके बताऊंगा कि 3 वे मैचिंग एक्चुअली कैसे होता है. अभी के लिए आप ये समझो कि 3 वे मैचिंग यानी कि परचेज ऑर्डर, जीआरएन की कॉपी और सप्लायर की इनवॉइस की कॉपी को हम तीनों को रिकंसाइल करते हैं. परचेज ऑर्डर के अंदर में क्या क्वांटिटी है, जीआरएन के अंदर में क्या क्वांटिटी आ रही है, वो हम चेक करते हैं. परचेज ऑर्डर पे क्या रेट था, सप्लायर की इनवॉइस पे क्या रेट है, ये चेक करते हैं. अकाउंट्स डिपार्टमेंट आफ्टर चेकिंग ऑल दिस 3 डॉक्यूमेंट, वो अकाउंट्स में उस एंट्री को पार करते हैं. सेकंड लेवल जो बंदा होता है वो उस एंट्री को पोस्ट करता है. इस तरीके से जर्नल एंट्री अकाउंट्स में पास होती है. तो अगर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपको 3 वे मैचिंग करना था, बट देन जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है, बिफोर मेकिंग द इनवॉइस बुकिंग और बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू द वेंडर, उन्होंने जीआरएन को इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं. उन्होंने जीआरएन को इग्नोर कर दिया, उन्होंने जीआरएन को रिव्यू ही नहीं करा. सो दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ कंट्रोल लैप्स. ये हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है? कैश हैंडलिंग इज अ सिनेरियो जहां पे आपको मे बी कंपनी की जो पॉलिसी है वो इट माइट रिक्वायर यू कि
डे एंड पे या फिर वीक एंड पे आप अपने कैश को रिकंसाइल करो कि बुक्स में कितना कैश दिख रहा है वर्सेस आपके पास फिजिकली कैश कितना है। अगर आप ये टाइम टू टाइम, जो कि एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी आपको करनी चाहिए, कैश हैंडलिंग की कैश काउंटिंग करनी चाहिए, अगर आप वो नहीं कर रहे हो, दैट इज अगेन अ कंट्रोल लैप्स। सो ये हमने सिनेरियोस यहाँ पे पढ़े थे। टुडे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोसेस गैप एंड देन विल जंप इनटू प्रोक्योरमेंट का फंक्शन, ठीक है। So as I have been saying from the start कि internal audit is evaluation of internal control and process gaps, ठीक है, कि कंपनी के अंदर में कुछ इंटरनल कंट्रोल है क्या, कुछ इंटरनल लैप्सेस हो रहे हैं क्या, या कुछ प्रोसेस गैप है क्या। तो थोड़ा समझते हैं कि प्रोसेस गैप का मतलब क्या है। नाउ हम सेशन को बहुत ज्यादा आगे ले जाने से पहले ना ये जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, छोटे छोटे जो स्पेसिफिक टू इंटरनल ऑडिट जार्गन है, वो समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब आप इंटरनल कंट्रोल बोलोगे तो सामने वाला जो ऑडिटी है उसके दिमाग में एक अलग पिक्चर चल रहा होगा, और अब जब आप उसको बोलोगे कि यार ये एक प्रोसेस गैप है आपके सिस्टम में, तो उसके दिमाग में एक अलग ही पिक्चर चल रहा होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो व्हाइल ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट और व्हाइल यू नो इन वर्बल कम्युनिकेटिंग द ऑडिट ऑब्जर्वेशंस टू द क्लाइंट, आप वर्ड सही यूज कर रहे हो। कहीं आपने प्रोसेस गैप की जगह उसको इंटरनल कंट्रोल वीकनेस बता दिया या इंटरनल कंट्रोल लैब्स को प्रोसेस गैप बता दिया, तो कहीं ना कहीं चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होंगी एंड ऑडिटी फिर नाराज हो सकता है। वो कई बार, क्योंकि क्या ऐसा होता है कि समटाइम इट सीम्स कि इंटरनल ऑडिट ऑल्दो इट इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, बट समटाइम इट में सीम कि इंटरनल ऑडिटिंग एक निटपिकिंग एक्टिविटी है, जहां पे आप छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे प्रोसेस में गैप्स, कंट्रोल में गैप्स हाईलाइट कर रहे होते हो। ठीक है कि सर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को बोलते हो कि सर आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदे ने ये वाली एक्टिविटी करनी चाहिए थी, ये वाले रिव्यूज करने चाहिए थे, बट उन्होंने नहीं किया। तो आप कहीं ना कहीं उनकी गलतियों को हाईलाइट कर रहे होते हो, वो इंटरनल कंट्रोल्स को हाईलाइट कर रहे होते हो। तो समटाइम इट में सीन कि आप ऐसा होता नहीं कभी भी इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कि वो किसी बंदे को पॉइंट आउट करे, बट देन कई बार लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, प्रोसेस ओनर्स जो हैं, जो डिपार्टमेंट्स के अलग अलग लोग हैं जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हो, उनके साथ बैठते हो और डिस्कस करते हो, कई बार वो अपने ऊपर में चीजें ले लेते हैं। तो बेटर आप जो चीजों को यूज कर रहे हो, वर्ड्स को यूज कर रहे हो, वो बहुत प्रॉपर्ली यूज कर रहे हो, समझ के यूज कर रहे हो, ठीक है। So that's why I'm emphasizing a lot on internal control, control lapses, process gap. So then, क्योंकि I'll just give you a scenario before explaining this. अभी 2 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू अपीयर करी, ठीक है, I myself has given an interview. So the director of the company, who himself is a cost accountant, I think 25 years back इन्होंने अपने CA में qualify करा था. Now he is director finance in that company. अभी you'll be shocked to know at my level, after having 4.5 years of experience into internal audit, forensics audit, integrity services, investigations, उन्होंने मुझसे क्या पूछा, उन्होंने मुझे पूछा कि इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल के बीच का डिफरेंस क्या है। कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक ऑफ इट कि 4.5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल का डिफरेंस मुझे बता सकते हो क्या, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इंटरनल कंट्रोल को लेकर के, मैं समझना चाहता हूँ। कहीं आप इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट को मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने बहुत बखूबी उनको एक्सप्लेन करा था एंड ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत अप्रिशिएट करा उन्होंने, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विद प्रोसेस गैप। सो प्रोसेस गैप क्या होता है, प्रोसेस गैप को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा अगेन मैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको बता दूं। सो इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंपनीज जो हैं अपने पॉलिसीज, प्रोसीजर, फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करती है एंड टाइम टू टाइम असेस करने के लिए एक इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंट करती है, करेक्ट ना। तो जब वो इंटरनल कंट्रोल कंपनी ने स्टैब्लिश करा है, यानी कि सारे पॉलिसी, प्रोसीजर, फ्रेमवर्क जो भी उन्होंने इंप्लीमेंट करा है, अगर वो प्रॉपरली रन नहीं कर रहे, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो वो होता है कंट्रोल लैप्स, ठीक है। मतलब आपने डिजाइनिंग प्रॉपर करा है, आपने इंप्लीमेंट भी प्रॉपर करा है एंड वो बहुत बखूबी रन भी कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल जो आपने इंप्लीमेंट करा है, ठीक है। बट देन एम्प्लॉइज आर ऑफ अ व्यू जहां पे वो कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, उसमें से थोड़ा बेनिफिट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोज आर द सिनेरियोज ऑफ कंट्रोल लैप्सेस। बट प्रोसेस गैप एक ऐसा सिनेरियो है जहां पे आपके प्रोसेस में ही गैप है, एज द नेम सजेस्ट प्रोसेस में गैप है। मतलब कि लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट का फंक्शन है, प्रोक्योरमेंट का फंक्शन के अंदर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि प्रोक्योरमेंट फंक्शन स्टार्ट्स विद किससे, परचेज इंडेंट या परचेज रिक्वेजिशन। तो परचेज रिक्वेजिशन रेज होता है एंड देन फिर जो परचेज डिपार्टमेंट है दे गेट अ इंस्ट्रक्शन कि यार मुझे ना पीओ रेज करना है, मुझे एक सप्लायर का फाइनलाइज करना है एंड देन आई नीड टू रेज अ परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर रेज करने के पहले उनको सप्लायर का ड्यू डिलिजेंस करना होता है, सप्लायर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना होता है, डॉक्यूमेंट रिव्यूज करने होते हैं, रिलेटेड पार्टी चेकिंग करनी होती है एंड लॉट ऑफ थिंग्स दे नीड टू अंडरगो, ठीक है। वो सारी चीजें करने के बाद में एक सप्लायर का जितने भी सप्लायर से कोटेशन आए हुए होते हैं उनके लिए वो सीएसक्यू बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन। उसमें से फिर अगर अप्रूवल लेने की जरूरत है तो वो अप्रूवल भी लेते हैं सेकंड लेवल से, फाइनेंस हेड से, यूनिट हेड से वो अप्रूवल भी लेते हैं एंड देन वो परचेज ऑर्डर रेज कर देते हैं। परचेज ऑर्डर रेज करने
के बाद में सप्लायर जो है एज पर द लीड टाइम वो हमें गुड्स भेज देता है, मटेरियल इनवर्ड होता है सिक्योरिटी गेट पे, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद में वो गुड्स जो है वो फैक्ट्री प्रेमाइसेस के अंदर आता है, स्टॉक यार्ड के बाहर आता है, स्टॉक यार्ड के बाद में जो स्टोर्स मैनेजर है उसको चेक करता है, ही नीड्स टू चेक कि जो भी हमारे पीओ के अंदर में मटेरियल हमने प्रेस्क्राइब करे थे वही मटेरियल आया हुआ है, सप्लायर के इनवॉइस पे भी वही मटेरियल दिख रहा है, जितनी क्वांटिटी हमने मंगवाई थी उतनी क्वांटिटी ही आ रही है, उससे कम आ रही है, उससे ज्यादा तो नहीं आ रही है, ठीक है। ये सारी चीजें उनको चेक करना होता है, एंड देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट आफ्टर परफॉर्मिंग द 3-way मैचिंग उनको इनवॉइस बुक कर देगा, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट एज पर द क्रेडिट पीरियड, ठीक है, वो जो है पेमेंट कर देगा वेंडर को। दिस इज हाउ द प्रोक्योरमेंट फंक्शन वर्क्स, ये मैंने आपको भी समझाया। अगर आपको आप देखोगे ना, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि कंट्रोल लैब्स के टाइम पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिफोर मेकिंग अ पेमेंट टू द वेंडर उनको 3-way मैचिंग करना चाहिए था। अगर उन्होंने 3-way मैचिंग नहीं करा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 3-way मैचिंग नहीं करा, उन्होंने जीआरएन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जीआरएन की रिव्यू नहीं करी, उन्होंने ये नहीं देखा कि जीआरएन इज ए कॉपी जो स्टोर्स डिपार्टमेंट बनाता है और उसमें लिखता है कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी रिसीव हुई है, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी एक्सेप्टेबल है, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी रिजेक्टेबल है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 10,000 नंबर ऑफ क्वांटिटी रिसीव हुई, उसमें से 8,000 नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 2,000 क्वांटिटी को रिजेक्ट करना होगा। तो 2,000 क्वांटिटी अगर रिजेक्ट होने वाला है तो उसकी पेमेंट तो हम नहीं करेंगे ना, हमें पेमेंट 8,000 क्वांटिटी की करना है। बट अगर आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया, तो आपने देखा कि सप्लायर के इनवॉइस पे तो 10,000 क्वांटिटी था, मैंने भी पीओ रेज करा था 10,000 क्वांटिटी के लिए, आप पेमेंट कर दोगे 10,000 क्वांटिटी के लिए। लेट्स से अज्यूमिंग द फैक्ट कि आपके सिस्टम पे ऐसा कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो ये सिनेरियो कंट्रोल लैब्स का था। बट यहाँ पे क्या था कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता था, कंट्रोल डिजाइन भी था, इंप्लीमेंटेड भी था, बट कहीं ना कहीं फेलियर था, फेलियर बाय द यूजर, यूजर ने उसको बखूबी यूज नहीं करा था उस कंट्रोल को, उसको बाईपास करने की कोशिश करी, दैट वाज अ केस ऑफ कंट्रोल लैब्स। बट इन प्रोसेस गैप क्या होता है ना, आपकी 3-way मैचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके कंपनी के अंदर में, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई पीओ की क्वांटिटी और जीआरएल की क्वांटिटी को आप मैच करोगे, पीओ के रेट और इनवॉइस के रेट को मैच करोगे, एंड देन आप चेक करोगे कि कितनी क्वांटिटी रिजेक्टेड हुई थी, कितनी क्वांटिटी एक्सेप्टेड हुई थी। ये चीजों ये रिकंसिलिएशन का प्रैक्टिस आपकी कंपनी में अगर है ही नहीं, तो दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोसेस गैप। आप ये देख पा रहे हो, ये पिक्चर क्या है, दोनों ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर में चीजें बहुत इजीली फ्लो कर सकती हैं, बहुत ऑप्टिमली फ्लो करेंगी, बट ये ब्रिज टूट गया, क्यों क्यों टूट गया, क्योंकि इनके बीच में गैप है, ठीक है। तो प्रोसेस गैप इज अ सिनेरियो जहां पे आपने कंट्रोल जो है ना डिजाइन में ही गलती कर दी, आपने इम्प्लीमेंटेशन तो दूर की बात है, यूज तो दूर की बात है, आपके डिजाइन में ही फॉल्ट है, ठीक है। इट इज दैट सिनेरियो, आपने कंपनी को देखते हुए आपके इंटरनल कंट्रोल के अंदर में ऐसी ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करनी, डिजाइन करनी चाहिए थी, आपने डिजाइन करी ही नहीं, 3-way मैचिंग का कॉन्सेप्ट आपने अपने कंपनी के अंदर में इंप्लीमेंट ही नहीं करा हुआ, डिजाइन ही नहीं करा हुआ, तो दैट इज अ सिनेरियो ऑफ प्रोसेस गैप, ठीक है। तो प्रोसेस गैप का डेफिनेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या बोलता है, process gap occurs when the process itself is poorly designed, ठीक है, it is not well designed, it is poorly designed, or it is incomplete, ठीक है, leaving risk unascertained, ठीक है, it is a failure to design or no proper control exists in first place। मतलब internal control scenario में तो कम से कम कंट्रोल एग्जिस्ट करता था, लोगों ने बाईपास करा था, बट प्रोसेस गैप इज अ सिनेरियो जहाँ पे आप जहाँ पे कंट्रोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आपने उसको डिजाइन में भी नहीं लिया था, ठीक है। तो दोज आर द सिनेरियोज ऑफ प्रोसेस गैप के कई सारे यहाँ पे एग्जांपल हमने दिए हुए, बट फॉर दिस टाइम पीरियड ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके ऊपर से जा सकता है, तो मैं अभी इसको होल्ड कर रहा हूँ। आफ्टर आई एक्सप्लेन यू एंटायरली द P2P का फंक्शन ना, जब हमारा P2P का पूरा फंक्शन का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा, देन विल कम अगेन टू दिस प्रोसेस गैप, एंड आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो टू असर्टेन कि आपको क्या लगता है ये इंटरनल कंट्रोल लैब्स है या प्रोसेस गैप है, ठीक है। विल डू दैट क्वेश्चन एंड आंसर देयर, बट अभी के लिए हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं एग्जाम्पल्स को। तो एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने यहाँ पे डाल के रखा है गाइस कि कंट्रोल लैब्स एंड प्रोसेस गैप के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो कंट्रोल लैब्स के बीच में क्या, कंट्रोल लैब्स क्या होता है, इट इज फेलियर इन एग्जीक्यूशन, मतलब इट इज इंप्लीमेंटेड डिजाइन बट एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है, बट प्रोसेस गैप इज अ सिनेरियो जहां पे डिजाइनिंग में ही दिक्कत है, राइट। सेकंड पॉइंट बोलता है कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ऑन दैट बेसिस इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट, तो यस इंटरनल कंट्रोल्स वाले सिचुएशन में, सॉरी कंट्रोल लैब्स वाले सिचुएशन में कंट्रोल एग्जिस्ट तो करता है, डिजाइन था, एग्जिस्ट भी करता था, बट इट इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय द एम्प्लॉइज। बट प्रोसेस गैप इज अ सिनेरियो जहां पे आपके पास प्रॉपर कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। नाउ कंट्रोल लैब्स के क्या रीजन हो सकता है, ऐसा आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि नेग्लिजेंस या ओवरसाइट आपने कर दिया, ओवरलुक कर दिया आपने प्रोसेस को, या आपका माइंडसेट ही फ्रॉड करना था, यू
इंटरनली वांटेड कि हाँ मुझे फ्रॉड ही करना है, मुझे इस वाले कंट्रोल को बाईपास करके अपनी बेनिफिट ही देखनी है। तो दिस कुड आल्सो बी अ रीजन कि आपकी कंपनी में कंट्रोल लैप्स हुआ है। बट प्रोसेस गैप का क्या रीजन हो सकता है? कॉजेस ऑफ प्रोसेस गैप, पुअरली डिजाइन और इनकम्प्लीट प्रोसेस। आपकी कंपनी की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रोल व्हिच इज रिक्वायर्ड इन योर कंपनी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो दैट कुड बी अ रीजन, इसकी वजह से आपके कंपनी में प्रोसेस गैप्स हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, वो एक बार आप पढ़ लेना। एंड इंटरनल ऑडिट के पर्सपेक्टिव से कंट्रोल लैब्स को आपको क्या देखना चाहिए, या कंट्रोल लैब्स को आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। टेस्ट कंट्रोल इफेक्टिवनेस, टाइम टू टाइम अब जब जिस कंपनी के अंदर में इंटरनल ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को आपको इवैल्यूएट करना होगा। आई मीन दिस वुड बी योर रिस्पांसिबिलिटी एज एन इंटरनल ऑडिटर व्हेन यू आर गोइंग लेट्स से फॉर अ क्वार्टरली ऑडिट और फॉर अ सेमी एनुअल ऑडिट ना। तो आपकी इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना, इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना, ये आपका जॉब होगा। बट देन प्रोसेस गैप जब भी आप देखोगे, और प्रोसेस गैप आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? मतलब यहाँ तो कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप इवैल्यूएट क्या करोगे? तो प्रोसेस गैप को आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी एडिक्वेसी चेक करनी पड़ेगी। मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि एसओपी इज अ डॉक्यूमेंट जहाँ कंट्रोल्स प्रोसेस सब कुछ लिखे हुए होते हैं। बट देन आप बहुत ज्यादा जब एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको 4 5 10 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाएगा एज एन, तो आपके पास में बहुत सारा फोरसाइटनेस होगा कि भाई मेरे को क्या लगता है इस कंपनी के अंदर में ये सारे कंट्रोल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसे कंट्रोल उन्होंने डाल के रखे जो बेवजह डाले हुए हैं, तो आप उनको हटवा सकते हो। या अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कुछ ऐसे कंट्रोल है जो आपकी कंपनी में होने चाहिए, अभी यूजफुल नहीं है, बट आगे चल करके जब आपके बिजनेस का साइज बढ़ेगा, आपकी कंपनी ग्रो करेगी, तो ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो अभी इंप्लीमेंट करवा देते हैं। सो ये ऐसे सिनेरियो हो सकता है जहां पे आप एडिक्वेसी को चेक करो, इंटरनल पॉलिसीज एसओपी को इवैल्यूएट करो, एंड देन यू माइट कम टू नो कि भाई प्रोसेस में गैप है एंड हमें ये चीज इंप्लीमेंट करवानी पड़ेगी। तो दिस कुड बी योर जॉब, टेस्टिंग प्रोसेस एडिक्वेसी एज एन इंटरनल ऑडिटर। ठीक है ना? यहाँ पे एक मैंने बहुत ब्यूटीफुल से लाइन मैंने डाल के रखी है कि बोथ इंटरनल कंट्रोल लैप्स बोल लो या फिर प्रोसेस गैप बोल लो, बोथ आर रेड फ्लैग्स। ठीक है? बट देन जो इंटरनल कंट्रोल लैप्सेस होता है ना, दिस इज वीकनेस इन डिसिप्लिन। मतलब आपने इंप्लीमेंट करा, डिजाइन करा, एवरीथिंग करा, बट जो फॉलो करने वाले बंदे हैं ना, दे आर इनडिसिप्लिन, इस वजह से कंट्रोल लैप्स होता है यार। बट प्रोसेस गैप इज अ सिनेरियो वेयरइन वीकनेस इज इन द डिजाइनिंग इटसेल्फ। मतलब आपने जो फर्स्ट स्टेप है विच इज डिजाइनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वहीं पे फॉल्ट है आपकी, आपने डिजाइनिंग ही प्रॉपर्ली नहीं करा था। सो दिस इज इट गाइस। तो नाउ आई थिंक वी नो इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, कंट्रोल लैप्सेस क्या है, प्रोसेस गैप क्या है। ठीक है? जस्ट एक चीज हमारी यहाँ पे बच रही है विच इज प्रोसेस गैप की एग्जांपल, जो कि हम लेटर ऑन करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट गाइस, लेट मी नो। सब चैट में लिखेंगे क्या? यस, इफ यू हैव नो डाउट एज ऑफ नाउ। No, sir. ओके, विपिन इज सेइंग नो, सौमेंद्र सेइंग नो, राइट। ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? So we'll jump on to procurement का function. So POSO is something that I need to explain to you, but then again मुझे इसको explain करने के पहले I want कि आपके पास में ना procurement का थोड़ा बहुत understanding हो जाए पहले। ठीक है? के बाद we'll take up the POSO framework as well. So POSO framework is definitely something जो huge in demand है आज की डेट में। Companies are expecting कि internal auditor should be aware about POSO framework. POSO framework के क्या-क्या principles है, क्या-क्या components है, elements है, वो उनको पता होना चाहिए। How POSO framework को use करके internal auditor can be good internal auditor. वो हम इंटरनल प्रोसेसेस की एडिक्वेसी को कैसे चेक कर सकते हैं, कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को कैसे चेक कर सकते हैं। अभी मैंने भी रिसेंटली जो इंटरव्यू दी थी, द इंटरव्यू वाज नॉट विद अ पर्पस कि मुझे जॉब स्विच करना था, बट देन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे खड़े उतर रहा हूँ। रेगुलर बेसिस पे जब भी मैं कहीं पे भी शॉर्ट लिस्टिंग आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम निकाल करके इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ, सो दैट आई कुड असेस माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। इज देयर एनीथिंग जो कि नहीं आई हुई मार्केट में, जो उस कंपनी के अंदर में इम्प्लीमेंटेड है, आई गेट टू नो दैट ऑल्सो वाई द क्वेश्चन दे आर आस्किंग मी। ठीक है? सो आई कीप ऑन गिविंग इंटरव्यू, दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द different processes or different functions in internal auditing. ठीक है? तो before we take up this procurement का function now, I would want to know from you, let's say for example Vipin is here who has done internal auditing, correct ना Vipin? तो how do you think Vipin अपने पूरी छोड़ो ना सारे functions को, procurement का function को साइड में रखते हैं, sales के function को साइड में रखते हैं, आपको क्या लगता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका टास्क है गुड्स रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, उसको एफजी में कन्वर्ट करना, स्टोर करना, एंड देन कस्टमर का ऑर्डर को मीट करना। ठीक है? आपको क्या लगता है कि उस कंपनी का डेली ऑपरेशन कैसा दिखता होगा?
कौन कौन से डिपार्टमेंट इंगेज होते होंगे एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट कोहेरेंटली काम करते होंगे, उनके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होता होगा, ऑर्डर लेने से पहले कौन किसको पूछता होगा या फिर पूछते भी नहीं होंगे, क्या लगता है? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, देन विल टेक अप। Sir, first production department involve, purchase department involve, ओके। store involve, marketing department also involved there, and authority level like for approving the PO, CFO or finance department for confirmation also involved. ओके। And budgeting department according to budget, our budget required is sufficient or not. This करेक्ट budgeting department. करेक्ट करेक्ट। सो मेनी डिपार्टमेंट्स अभी विपिन विपिन ने हमको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आइडियली अगर समझो ना, आपकी कंपनी है, लेट्स से आपकी मेरी कंपनी है एंड वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमलेस ट्यूब। सीमलेस ट्यूब क्या होता है पता है क्या? लंबे लंबे आयरन के ट्यूब्स बनाए हुए जाते हैं, जो लेंथ बहुत ज्यादा होती है उनकी, 20 20 25 25 फीट की उनकी लेंथ होती है, एंड देन उनको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सेल करते हैं। इंडस्ट्री अकॉर्डिंगली उनकी पाइप्स बनाती है, ठीक है। अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग डायमीटर्स होती है, ठीक है। अभी अंडरस्टैंड कि कंपनी के अंदर में हमें सेल करना है, दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। नाउ बिफोर वी सेल, क्या होता है ना कि कंपनी को डिसाइड करना होता है कि हम कैसे मॉडल में रहेंगे। मेक टू ऑर्डर वाले मॉडल में रहेंगे, या मेक टू ऑर्डर वाले मॉडल में रहेंगे, या क्या करेंगे, ठीक है। मेक टू ऑर्डर वाले मॉडल में क्या होता है ना कि कस्टमर के साइड से पहले ऑर्डर आता है एंड कस्टमर हमें अपना डिमांड बताता है, अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बताता है, एंड देन फिर हम अपना प्रोडक्शन चालू करते हैं, एंड देन हम उसको शिप करते हैं कस्टमर को, एंड कस्टमर फिर हमें बाद में उसका पेमेंट करता है, राइट। तो क्या बोला मैंने, एक मेक टू ऑर्डर होता है, मेक टू स्टॉक होता है। मेक टू ऑर्डर इज अ सिचुएशन जहां पे कंपनी जो है ना फुल सिस्टम में काम करती है। मतलब कस्टमर के साइड से ऑर्डर आएगा, कस्टमर के ऑर्डर आने के बाद कंपनी इंटरनली डिसाइड करेगी एंड असेस करेगी कि कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि यार मुझे 10,000 नंबर ऑफ आइटम चाहिए होंगे, ये स्पेसिफिकेशन होगा, ये डायमेंशन होगा, ये क्वालिटी पैरामीटर्स मुझे फुलफिल करके चाहिए। तो सारे जो कंपनी है इंटरनली असेसमेंट करने के बाद में कस्टमर को गो अहेड बोलेगी एंड बोलेगी कि हाँ ठीक है, हम ये लीड टाइम पीरियड होगा, इट्स 15 डेज, 20 डेज या 1 मंथ। इस पीरियड के बाद में हम आपके गुड्स को डिलीवर कर पाएंगे। एंड देन कस्टमर अगर हमें अपना परचेज ऑर्डर दे देता है, एंड उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर हम अपना सेल्स ऑर्डर बिल्डअप कर लेते हैं, एंड देन फिर बैक एंड पे सारी चीजें काम करना चालू कर देती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, सब साथ साथ कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बिठा के काम करते हैं, करेक्ट ना? तो दिस इज अ सिनेरियो ऑफ मेक टू ऑर्डर। बट मेक टू स्टॉक में क्या होता है? मेक टू स्टॉक इज अ पुश सिस्टम। पुश सिस्टम में क्या होता है ना, आपको कभी भी कस्टमर के साइड से ऑर्डर नहीं आएगा, उसके बाद आप प्रोडक्शन करना चालू नहीं करोगे। आपको पता है कि यार आई एम इनटू अ प्रोडक्ट लाइन जो कि बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, एंड मुझे बस उसका प्रोडक्शन कर करके अपने वेयर हाउस में जमा करके रखना है। एंड कस्टमर का जब ऑर्डर आएगा, वो इसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा, मुझे ये प्रोडक्ट उसके यहाँ पे डिलीवर करके देना है। तो यहाँ दिस इज नथिंग न्यू। छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस के ऑर्डर आ सकते हैं कस्टमर के साइड से, बट देन थिंग्स आर वेरी स्टैंडर्डाइज हियर, द प्रोडक्ट इज वेरी स्टैंडर्डाइज हियर। तो मेक टू स्टॉक के अंदर में प्रोडक्ट जो है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो सारे कस्टमर्स का जो रिक्वायरमेंट है ना वो सेम ही है। बट मेक टू ऑर्डर ऐसे ऐसा सिनेरियो जहाँ पे डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट चाहते हैं, डिफरेंट उनके स्पेसिफिकेशन जो है वो अलग होते हैं, उनकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट, उनकी क्वालिटी पैरामीटर सब कुछ अलग होते हैं, उनकी उनकी जो आगे के एंड कस्टमर है वो लोग अलग होते हैं, राइट। हो सकता है ना कि आपने किसी को बेचा तो वो सेल्फ कंजम्पशन कर लेंगे, बट हो सकता है कि आपने किसी को बेचा, वो कंपनी आगे किसी कस्टमर के लिए ऑर्डर ले रही हूँ, और हमारे प्रोडक्ट को वो एज अ कंपोनेंट, एज अ WIP यूज करेगी, एज अ रॉ मटेरियल भी यूज कर सकती है, कैन पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेक टू ऑर्डर क्या होता है, मेक टू स्टॉक कहता है, ठीक है। अभी जाने दो, कस्टमर का ऑर्डर आया, कस्टमर का ऑर्डर आया, फिर हमने बोला कि यार ठीक है, हमने अपने प्रोडक्शन टीम को बात करी, प्रोडक्शन टीम को बोला कि यार सुनना, ये कस्टमर से 10,000 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, हमें तो फुलफिल करना है, तो क्या करना है, आपके पास में स्टॉक बचा हुआ है क्या? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा यार कि मुझे, मेरे पास नहीं पता कि मेरे पास स्टॉक है कि नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ स्टोर्स डिपार्टमेंट को। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट को फिर वो चेक करेगा कि यार 10,000 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट आया है कस्टमर से, एंड हमें तो उसको मीट करना है, ये बिजनेस हमको जीतना है, तो हमें उसको सप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास 10,000 क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम है क्या? स्टोर्स डिपार्टमेंट ने सिस्टम में चेक करेगा, एंड देन यू गेट टू नो कि नहीं यार, अभी तो 10,000 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अभी 5,000 क्वांटिटी रेडीली अवेलेबल है, 5,000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोचेगा यार अगर कस्टमर के ऑर्डर को मीटअप करना है तो मेरे पास टाइम कितना है। वो सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पूछेगा कि सुनना, कस्टमर कब चाहता है, ये ऑर्डर का डिलीवरी कब चाहता है।
तो सेल्स डिपार्टमेंट फिर कस्टमर को पूछेगा कि यार कस्टमर मुझे ये बताओ ना, आपको ये जो गुड्स है आपके जो FG है, ये ऑर्डर की डिलीवरी आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो कस्टमर कह सकता है कि यार मैं 1 मंथ फ्रॉम टुडे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1 मंथ में मुझे चाहिए इस चीज़ की डिलीवरी, ठीक है। देन जो सेल्स डिपार्टमेंट है ये बोलेगा किसको, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तुम्हारे पास 25 दिन का टाइम है, 20 से 25 दिन का टाइम है, 22 से 25 दिन का टाइम है, इसके अंदर में तुमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इसने 5 दिन का स्लैग अपने हाथ पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि लॉजिस्टिक्स भी तो है, ट्रांसपोर्टेशन भी तो है। तुमने अगर 30 दिन लगा करके अगर प्रोडक्शन ही करते रह गए, तूने 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 जो 30 दिन तुमको एलोकेट करे गए थे, वो पूरे 30 दिन अगर तुमने प्रोडक्शन में डाल दिए, तो तुम लॉजिस्टिक्स को प्लान करोगे, वेयरहाउसिंग को प्लान करोगे, गुड्स का डिस्पैच कब करोगे, कस्टमर को रिसीव कब होगा, कस्टमर के एंड पे तो डिलीवर हो जाएगा। तो इसलिए आप कहते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि 20 से 22 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, इसके अंदर में तुमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। विल यू बी एबल टू डू इट? द एडिशनल क्वांटिटी जो है 5000 क्वांटिटी, या एडिशनली अगर आप 2000 क्वांटिटी का स्टॉक भी रखना चाहते हो, तो 7000 8000 जो भी क्वांटिटी का आपको प्रोडक्शन करना है, वो कर सकते हो क्या? फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फिर इंटरनली डिसाइड करेगी यार हमें रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर परचेस डिपार्टमेंट को पूछेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यार सुनो ना, मुझे ये वाला ऑर्डर आया हुआ है, इसके लिए ये वाला प्रोडक्शन करना है, और ये वाला मटेरियल का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे ना ये 10 नंबर ऑफ आइटम चाहिए होते हैं। अभी वो बैक एंड कैलकुलेशन करेगा, हम सबने कॉस्टिंग में पढ़ा है कि आपको अगर गुड्स का कंजम्पशन निकालना है, तो उसके लिए आप क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट करते हो, देन यू गेट टू नो कि आपको एक्चुअली कितना रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कितना परचेस करना पड़ेगा, और कौन कौन सा रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। इसके लिए वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हाथ में लेते हैं, they review a particular document. The document is known as what? BOM. The BOM. BOM, BOM, correct. Bill of material is a document. अगर आप चाहो तो रनिंग नोट्स में कहीं ये चीज लिखते जाओ, जिन लोगों के लिए ये चीजें नहीं है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकंड। So bill of material is a document in which all the material that is required for the production of that particular FG are mentioned, ठीक है ना। अभी क्या होगा, परचेस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि यार मुझे इतने इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। स्टोर्स डिपार्टमेंट में मटेरियल भी नहीं है, एंड मुझे FG बनाना भी है, तो हमें ये मटेरियल चाहिए होगा। तो परचेस डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है यार, मेरे पास में अपने AVL है, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट है या अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट है, मेरे पास सप्लायर्स तो हैं जिससे हम नॉर्मली ये सारे मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। हमारा रेट कॉन्ट्रैक्ट भी हमने एंटर कर लिया है, क्या क्या रेट है, क्या क्या रेट नहीं होगा, क्या क्या डिलीवरी टर्म्स होगा, क्रेडिट पीरियड, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड, क्योंकि इस पर्टिकुलर कस्टमर से बहुत टाइम से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो ना, मुझे परचेज रिक्वेशन रेज करके दो। परचेज रिक्वेशन इज नथिंग बट एन इंडेंट और अ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट व्हिच इज रेज्ड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट को अल्टीमेटली मटेरियल चाहिए होता है, मटेरियल की जो कस्टोडियन है, अल्टीमेटली द कस्टोडियन ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल ऑफ ऑल द FG, वो कौन है? स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है, परचेज रिक्वेजिशन इज अ डॉक्यूमेंट, वो रेज कर देगा, एंड देन PO जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, दे विल गेट टू नो कि हाँ अब रिक्वेजिशन रेज हो गया, मतलब रिक्वेस्ट रेज हो गई है, फॉर्मल रिक्वेस्ट रेज हो गया। क्योंकि कल को मुझे अगर किसी ने पूछा यार तुमने ये जो मटेरियल मंगवाया हुआ है, एक मटेरियल क्यों मंगवाया हुआ है, किसी ने तुमको रिक्वेस्ट करा था क्या, किसी ने रिक्वेस्ट करा था क्या, तो यू विल गेट, यू कैन टेल देम ना कि हाँ देखो ये परचेज रिक्वेशन रेज करा था स्टोर्स डिपार्टमेंट ने ऑन सच एंड सच डेट फॉर सच एंड सच मटेरियल, एंड उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में मैं जो है PO रेज कर रहा हूँ या फिर माल मंगवा रहा हूँ सप्लायर से, ठीक है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिक्वेस्ट पहले रेज करवा रहे हो सिस्टम से, वरना परचेज डिपार्टमेंट पे कल को बात उठ के आएगी, किसके बोलने पे तूने ये रिक्वेस्ट रेज कर दिया, दैट इज परचेज रिक्वेस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि हाँ इस बंदे ने रिक्वेस्ट करा था, बजट में था, रिक्वायर्ड था, अप्रूवल था, फिर हमने यहाँ पे सप्लायर को जो है ऑर्डर प्लेस करा। अब जो है हमारे पास में सिंस AVL है, अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट है, तो यहाँ पे हमारे सप्लायर्स तो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, उनके साथ में क्या हमको रेट पे करना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, क्रेडिट पीरियड क्या होगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, इनपुट टर्म्स क्या होगा ऑलरेडी डिसाइडेड। डू नॉट गेट वरीड गाइस, ये जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ ये सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस सुनते चलो। ये सारी चीजें डिसाइडेड है। फिर जो परचेज डिपार्टमेंट है, एज पर द बजट एंड एज पर द अप्रूवल मैट्रिक्स, वो परचेज ऑर्डर रेज कर देंगे, एंड सप्लायर को जो है वो परचेज ऑर्डर मिल जाएगा। अगेंस्ट दैट परचेज ऑर्डर सप्लायर हमें मटेरियल प्रोवाइड कर देगा, तो मटेरियल अगेंस्ट स्टोर्स डिपार्टमेंट को आएगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट मटेरियल को इश्यू करेगा, अगेन किसको? Who is the user department? Production department is the user department. Production department will now get all the material that is required by them for the production of that FG item, which now needs to be delivered to the customer. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका प्रोडक्शन चालू करेगा, बॉम्ब के हिसाब से सारा मटेरियल अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, तुम्हारे पास वर्कफोर्स अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी जो भी चाहिए उस पर्टिकुलर FG को बनाने के लिए अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, सब कुछ होगा। 20 से 12 दिन के अंदर, 20 से 22 दिन के अंदर में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर देगी, गुड्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। नाउ द गुड्स विल बी सेंट टू द क्वालिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। नाउ देयर आर टू डिफरेंट टर्म दैट वी यूजुअली यूज इन इंटरनल ऑडिट, QC एंड QA। सुना है ना विपिन, QC एंड QA होता है।
QC इज क्वालिटी कंट्रोल एंड QA इज क्वालिटी असेसमेंट। जब मटेरियल इनवर्ड हो रहा होता है ना, यानी कि हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे होते हैं, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट, टूल प्रोक्योर कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ना, उस टाइम पे हमें क्वालिटी चेक करना होता है कि यार हमने जो क्वालिटी बुलवाई थी, जो क्वालिटी पैरामीटर हमने अपने वेंडर को बोला था, अकॉर्डिंगली दैट पैरामीटर ही आया ना, उसी पैरामीटर के हिसाब से सप्लायर ने हमें सप्लाई किया ना, तो वो सारे मटेरियल को हमें अपने यहाँ पे ऑन अ सैंपल बेसिस चेक करना होता है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करनी होती है। दैट प्रोसेस इज QC, क्वालिटी कंट्रोल। बट QA इज असेसमेंट व्हिच इज एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। हमारा प्रोडक्ट जब हम बाहर सेल करने वाले हैं ना, तो उसके पहले हम चाहते हैं कि कस्टमर ने जो हमको पैरामीटर दिए थे, क्वालिटी पैरामीटर्स, वो क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से हम चेक कर ले कि हमारी प्रोडक्शन हुई कि नहीं हुई है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं क्या, कुछ ऐसे आइटम्स है क्या जिनको रीवर्क करने की जरूरत है, जो कि नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, नॉट एज पर द साइज, इन इंटरेस्ट विद द कस्टमर है, तो उनको हमको रीवर्क करना पड़ेगा, उनको हमको स्क्रैप करना पड़ सकता है कुछ आइटम को। तो ये QA करने के बाद पता चलता है। तो आपका प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी असेसमेंट हो गया, पैकेजिंग हो गई, ठीक है, एंड देन फिर अभी लॉजिस्टिक अरेंज करा जाएगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट जो है या फिर अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, they will work coordinately with the logistics department. Logistics department will raise the logistics request and then lorries आएंगी, trucks आएंगी, उसके अंदर में माल को लोड करा जाएगा। उसके पहले कुछ डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे। Before the material is left out of our company premises ना, कुछ डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे from the compliance perspective and also from the accounting perspective. Compliance perspective से क्या होता है, अगर आपको पता होगा GST के अंदर में now you need to prepare IRN, ठीक है, आपके हर इनवॉइसेस को आपको IRP पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है, वहां पे IRN जनरेट करना पड़ता है। यू हैव टू प्रिपेयर ई इनवॉइसिंग, यू नीड टू प्रिपेयर ई वे बिल। आप जिस भी कंपनी, जिस भी स्टेट के अंदर में ऑपरेट कर रहे हो, उस स्टेट के रेगुलेशन के हिसाब से, उस स्टेट में थ्रेशोल्ड जो भी प्रिवेल कर रही है, उस थ्रेशोल्ड के हिसाब से आपको ई वे बिल प्रिपेयर करना पड़ता है। ई वे बिल प्रिपेयर करने के बाद में नाउ द गुड्स इज रेडी टू बी सेंड टू द कस्टमर। बट देन हमारे कंपनी के जो गेट है, उस गेट से हमारा मटेरियल बाहर जाने के पहले एक और डॉक्यूमेंट हमें बनाना पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर याद होगा मैंने क्या बोला था पहले, जब सप्लायर ने मटेरियल भेजा था, ठीक है, हमने रेस करा था पीओ, उस पीओ के अगेंस्ट में सप्लायर ने मटेरियल भेजा था। उस मटेरियल को कंपनी के अंदर आने से पहले भी हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है, जो सिक्योरिटी गेट पे निगरानी कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसी वैसी लॉरी, कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे कंपनी के अंदर ना चला है, कोई अनऑथराइज मटेरियल हमारे कंपनी के अंदर ना चला है, तो वो जिस तरीके से मटेरियल आते वक्त में चेकिंग करते हैं, हमारे यहाँ से कंपनी के प्रमाइसेस से जब भी कोई मटेरियल जा रहा होगा ना, तब भी वो चेकिंग करेंगे। नॉर्मली आप जब इंटरनल ऑडिट करने के लिए जाओगे ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर में, प्लांट्स के अंदर में, यूनिट्स के अंदर में, आप एक चीज देखोगे, एक गेट से इन होती है और एक गेट से आउट होता है, ठीक है। एक गेट से इन होती है और एक गेट से आउट होता है। इसका कारण ही यही है कि ये सिक्योरिटी की जो टीम है ना, दे विल बी ऑब्लाइज्ड और दे विल बी अकाउंटेबल फॉर लुकिंग कि कोई अनऑथराइज्ड लॉरी या अनऑथराइज्ड मटेरियल या अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे कंपनी के अंदर में नहीं आ रहा होगा। सिमिलरली एग्जिट के टाइम पे जो एग्जिट के सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो लोग ये चेक करेंगे कि जो भी लॉरी हमारे यहाँ से बाहर निकल रही है, जो भी ट्रक हमारे यहाँ से बाहर निकल रहा है, उसकी गेट आउटवर्ड एंट्री हम करवा रहे हैं, सिस्टम में हम डेट लिखा रहे हैं। जो सामने वाला ड्राइवर है, वो ड्राइवर का सारा डॉक्यूमेंट हमने चेक कर लिया है, ड्राइवर इज ऑथराइज्ड टू ड्राइव दिस पर्टिकुलर व्हीकल, उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, जो ट्रक है, जो लॉरी है, उसकी POC सर्टिफिकेट है या नहीं है, ट्रक की इंश्योरेंस है कि नहीं है। ये सारे के सारे कंप्लायंस हमारे ऊपर में है। अनलेस एंड अनटिल हम जिस मटेरियल को भेज रहे हैं, उसको भेजने से पहले अगर हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करा ना, कल को बात फिर हमारे कंपनी पे उठ के आ जाएगी। इट्स बेटर कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को हमने ये इंटीमेट कर दिया होना चाहिए कि भाई कोई भी कंपनी के अंदर में से, कंपनी अगर गाड़ी अगर बाहर जा रही होती है और जिसमें मटेरियल कंपनी का लोडेड है, तो आप ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक आउटवर्ड रजिस्टर के अंदर में एंट्री कर दो, आपके जो ट्रक ड्राइवर है उसकी डॉक्यूमेंट चेक कर लो, लाइक उसकी ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लो, ट्रक की POC सर्टिफिकेट चेक कर लो, उसकी इंश्योरेंस कॉपी चेक करो, उसकी RC कॉपी चेक कर लो, ठीक है, गुड्स की कंडीशन चेक कर लो। आपको अगर लग रहा है कि ट्रक बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, ठीक है, जो डायमेंशनल ट्रक होती है उसकी लोडिंग कैपेसिटी, वो देख के समझ आता है कि ये ट्रक जो है ना ओवरवेल्ड ट्रक है, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुका है, तो आपको इस केस में अगेंस्ट उस डिपार्टमेंट को बोलना चाहिए कि सर ये मुझे कहीं ना ओवरलोडेड दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कंपनी के अंदर में वे ब्रिज है, तो वहां पे वेइंग करके समझ आ जाएगा, वेइंग के स्केल पे समझ आ जाएगा कि यार एक्चुअली ट्रक ओवरवेट है या वो बस दिख रहा है। बिकॉज कि कई बार मटेरियल का ऐसा डेमोग्राफिक होता है, कंपनी मटेरियल का ऐसा स्पेसिफिकेशन होता है कि बहुत फैला हुआ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कॉटन, कॉटन का वेट बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट कॉटन बहुत ज्यादा फैला हुआ होगा। बट वहीं अगर स्टील की रॉड कह दूं, स्टील की रॉड बहुत पतली पतली होगी, वो ट्रक के अंदर में बहुत कम स्पेस खाएगी, है ना, एंड उसमें सारे के सारे स्टील के रॉड जो है बहुत इजीली आ भी जाएंगे। बट देन यू विल फील कि ये स्टील इतना भारी है क्या, एक्चुअली इसके वेट उस कॉटन से भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स।
ये होने के बाद में एक और डॉक्यूमेंट है जो आप बोलते हो ट्रक के ड्राइवर को, वो जो ड्राइवर जिसको आपने माल हैंडओवर करा है, अपने गुड्स का हैंडओवर करा है और आपने इंटीमेट करा है कि ये इस प्लेस पे जाकर डिलीवर करके आना, इतने इतने बजे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, ठीक है, आप उसको एक और डॉक्यूमेंट देते हो। उस डॉक्यूमेंट का नाम है पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी और लॉरी रिसीट, एलआर भी बोलते हैं, कई बार एलआर कॉपी बोलते हैं या फिर पीओडी कॉपी बोलते हैं। तो एलआर कॉपी या पीओडी की जो कॉपी है ना, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट विच विल बी साइंड बाय द कस्टमर। जिस तरीके से हमारे कंपनी के अंदर में मटेरियल जब आता है, हम उसके सिक्योरिटी गेट पे चेकिंग करवाते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल है उसकी इनवर्ड एंट्री नोट करते हैं एंड सारी चीजें चेक करते हैं कि हमने जो पीओ रेस करा था उसी पीओ के अगेंस्ट में माल आया ना, कस्टमर सप्लायर सॉरी जो लॉरी है, लॉरी का जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर नीचे उतरेगा, सिक्योरिटी के वाले के पास आएगा एंड देन वो दिखाएगी सर देखो आपकी कंपनी का पीओ है, हाँ आपकी कंपनी का पीओ है, और इस पीओ के अगेंस्ट में इस सप्लायर को आपने पीओ भेजा था, हाँ सप्लायर के पीओ भेजा था, इस सप्लायर से ये मटेरियल आया हुआ है जो आपके पीओ में दिख रहा है, तो गाड़ी को छोड़ दो अंदर जाने दो। जिस तरीके से ये तरीके की चेकिंग हमने अपने यहाँ पे करवाई ना, कस्टमर भी करवाता है, क्योंकि ये वाला जो मटेरियल आपने सप्लाई किया हुआ है वो कस्टमर के अल्टीमेटली है रॉ मटेरियल, या कस्टमर के लिए कंपोनेंट हो सकता है, तो सिमिलरली ये चीज वो अपने यहाँ पे भी चेक करवाएगा कि, और ये सब चीजें चेक करवाने के बाद वो अपनी कंपनी का पीओ चेक करेगा और हमारे कंपनी का जो इनवॉइस है वो चेक करेगा, दोनों के मटेरियल को मैच करेगा, उसके पीओ नंबर और हमारे जो इनवॉइस के ऊपर में पीओ नंबर है वो मैच करेगा। ये सारी चीजें जब हो जाएंगी, देन ही विल अलाउ आवर ट्रक टू गेट इनटू द प्रेमाइसेस। कस्टमर के एंड पे ये सारी चीजें होंगी। तो कस्टमर का जो सिक्योरिटी पर्सनल है या फिर कस्टमर के कह लो जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, आफ्टर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट ऑफ द कस्टमर ना, स्टोर्स डिपार्टमेंट विल पुट एन एक्नॉलेजमेंट, अ सील, एक थप्पा on the LR copy or POD copy acknowledging कि हाँ we have received all the goods that you have dispatched, ठीक है। तो कल को किसी भी तरह का, क्योंकि आपको पता है ना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के पहले एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड एंड ओनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो रिस्क रिवॉर्ड एंड ओनरशिप का ट्रांसफर होगी, ये प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है, आप ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं बना सकते हो, इट विल डिपेंड ऑन द इनपुट टर्म्स। क्योंकि कैसा होता है कि कई बार आप अपने कस्टमर के साथ में ऐसा डिसाइड करते हो कि यार देखो मैं गुड्स का प्रोडक्शन कर दूंगा, गुड्स का जो पैकेजिंग वैकेजिंग करने के बाद मैं अपने फैक्ट्री गेट तक ले जाकर के अपने माल को छोड़ दूंगा, वहां से तुम्हें अपनी लॉरी अरेंज करा के भेजनी पड़ेगी, अपने ट्रांसपोर्टर को भेजना पड़ेगा, दे विल पिक अप द मटेरियल फ्रॉम द फैक्ट्री गेट एंड देन दे विल गेट यू डिलीवर। ऐसा इंस्टेंस भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि हमने एग्री किया कि मैं उनको डोर डिलीवरी करूंगा, उनको कुछ भी नहीं करना, आई विल डू द प्रोडक्शन, आई विल डू द पैकेजिंग, आई विल अरेंज द लॉजिस्टिक, आई विल मेक श्योर कि गुड्स आर डिलीवरिंग एट योर डोर स्टेप, ठीक है। तो इस केस में यार पूरी की पूरी जो रिस्क है वो मेरे ऊपर है, लेकिन अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फैक्ट्री के गेट तक मैं जाकर के अपना गुड्स पैक करके रख दूं एंड वहां से कस्टमर का जो लॉरी है, ट्रक है, वो आएगा एंड गुड्स को फिर पिकअप करके वहां से लेकर के जाएगा और अपने आप अनलोड करेगा, वहां पर रिस्क किसकी है? मेरा रिस्क तो कंपनी के प्रमाइसेस तक था, एंड उसके बाद जो पूरी लोडिंग का रिस्क है, अनलोडिंग का रिस्क है, ट्रांजिट का रिस्क है, वो पूरा का पूरा कस्टमर पे है। तो दिस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनकोटम्स यू आर गेटिंग एंटर्ड इनटू। इनकोटम्स इज इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म, इंटरनेशनली उसको इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स बोलते हैं, बिकॉज यूनिवर्सली ट्रेड के टाइम पे लोग इनको टर्म्स, अगर आपने बोला ना सीएनएफ है, तो लोग सारे कंट्री के लोग सीएनएफ का मतलब सेम समझते हैं। अगर आपने उसको बोला कि डीडीपी है तो सब लोग सेम समझते हैं। एक्सबॉक्स बोला, एक्स फैक्ट्री बोला, तो सारे लोग सेम समझते हैं, सारी कंट्री सेम समझती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में। बट डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर में अगर आप ट्रेड करो तो कई बार उसको आप इनको टर्म्स नहीं, डिलीवरी टर्म्स बोल करके भी एड्रेस कर सकते हो। कुछ कंपनीज के अंदर में आप उनको इनको टर्म्स बोलोगे और अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो मे भी ना समझे, तो उस केस में आपको डिलीवरी टर्म्स जो वर्ड है वो यूज करना पड़ सकता है, करेक्ट। तो कस्टमर के एंड पे गुड्स की जब डिलीवरी हो जाएगी, पीओडी साइन हो जाएगा एंड वो पीओडी फिर आपको रिसीव करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि जो सप्लायर है, जो आपका लॉजिस्टिक वेंडर है, वो आपको मंथ एंड पे एक बार, मे बी मंथ एंड पे या फिर 15 दिन में एक बार आपको इनवॉइस भेजेगा। उस इनवॉइस के पीछे सारी वर्किंग नोट्स होंगी कि उसने कौन कौन से कंसाइनमेंट आपके बिहाफ में डिलीवर करे हैं, या फिर कौन कौन से कंसाइनमेंट आपके बिहाफ में आपको ला करके दिए हैं। होता है ना कि कहीं सप्लायर से माल रिसीव करा के मुझे मेरे एंड पे ला करके देना है, मुझे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, तो सप्लायर ने बोला कि यार मैं फैक्ट्री तक ला करके छोड़ दूंगा, वहां से तुम तेरा डिलीवरी देख ले। तो आई वुड आस्क माई वेंडर और लॉजिस्टिक सप्लायर, तुम जाओ सप्लायर के एंड पे माल मेरा पिकअप करो एंड देन यहाँ पे आकर के अनलोड करना। तो जो भी इनवर्ड आउटवर्ड है वो सारा का सारा जो है वो क्लब करके एक शीट बना करके, एक वर्क पेपर बना करके डॉक्यूमेंट मुझे फर्निश करेगा इनवॉइस के पीछे स्टेपल करके। नाउ इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू सी कि अगर मेरा सप्लायर मुझे कह रहा है कि यार मैंने इस पर्टिकुलर डेट पे गाड़ी आपके यहाँ पे लगाई थी, इतने बजे लोडिंग हुई गाड़ी और इतने बजे आपके गेट से मेरी गाड़ी बाहर निकली थी, इस डेट को कस्टमर के एंड पे हमारी गाड़ी पहुंची और इस डेट को हमने कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर लिया एंड वो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी हमने आपको ईमेल पे भेज दी थी, और उस एक्नॉलेजमेंट की कॉपी जो है हम यहाँ पे भी अटैच करके दे रहे हैं, उसकी एक स्कैन कॉपी या जेरॉक्स कॉपी हम आपको अटैच करके दे रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो आप सप्लायर को पेमेंट करोगे क्या? नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि सप्लायर के जो लॉजिस्टिक सप्लायर है
उनके लिए भी जरूरी है, बिकॉज दे आर एक्नॉलेजिंग कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी थी कि गुड्स को डिलीवर करना टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर, हमने वो कर दिया। एंड कस्टमर इज ऑल्सो अग्रीइंग टू द फैक्ट कि हाँ यार आपने जो हमको मटेरियल प्रोवाइड किया था, वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि वी हैव रिसीव्ड द मटेरियल, ठीक है। तो दोनों एंड से बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर लॉजिस्टिक सप्लायर ये एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है आपको, जो कि कस्टमर्स उसको मिली हुई है, तो आप उसको पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है। अगेन वो रिकंसिलेशन कम्स इनटू पिक्चर, ये आपकी जो पूरी लूप है ना वो क्लोज होनी चाहिए। आपने माल भेजा तो कस्टमर बोल रहा है कि हाँ यार मुझे माल रिसीव हुआ, और सामने वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो भी कह रहा है कि हाँ मैंने आपसे माल लिया और कस्टमर को माल डिलीवर कर दिया, मटेरियल डिलीवर कर दिया, तो ये लूप कहीं ना कहीं क्लोज होता है अगर आप ये तीनों डॉक्यूमेंट को साथ साथ देखो। सप्लाई, अपने कस्टमर का पीओडी, और आपके जो ट्रांसपोर्टर ने आपको इनवॉइस भेजा है, प्लस आपका इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर के आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। एंड देन फिर कस्टमर के साथ में जो भी आपने डिलीवरी टर्म्स या फिर जो भी आपने पेमेंट टर्म एंटर करे होंगे, उस पेमेंट टर्म के हिसाब से आपको पेमेंट आएगा, आप अपने बुक्स के अंदर में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे एंड टाइमली आपको पेमेंट आ जाएगा। अगर पेमेंट नहीं आता तो समटाइम यू मे नीड टू फॉलो अप, ठीक है। सो दिस इज द आइडियल सिनेरियो हाउ अ मैन्युफैक्चरिंग एंड अ ट्रेडिंग कंपनी, उसके अंदर में ऑपरेशन हाउ डज इट लुक लाइक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट गाइस? अगर नहीं तो चैट में यस लिखिए प्लीज। जहां तक सबको क्लियर है, करेक्ट ना? तो जैसा मैंने आपको बताया कि यार स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर, प्रोडक्शन, है ना, स्टोर्स डिपार्टमेंट भी पिक्चर में आ गया, परचेज डिपार्टमेंट भी पिक्चर में आ गया, एंड देन फिर मटेरियल आया तो कहीं ना कहीं स्टोर्स डिपार्टमेंट फिर से पिक्चर में आया, गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पिक्चर में आया, गुड्स की डिलीवरी हुई, ठीक है, गुड्स की डिलीवरी होने के बाद एक्नॉलेजमेंट आया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुआ, एंड देन पेमेंट रिसीव हो गया। दिस इज हाउ द एंटायर लूप्स ऑफ द कंपनी क्लोजेस, ठीक है। बट देन क्या होता है ना, एज एन इंटरनल ऑडिटर अगर आपको बोला जाए कि यार मैंने अपनी कंपनी के अंदर में, क्लाइंट आपको बैठा हुआ है, क्लाइंट कहता है कि यार मैंने अपनी कंपनी के अंदर में ना सारे फंक्शन जितने भी है, सेल, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी, एचआर, पेरोल, सारे के सारे फंक्शंस के अंदर में बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल लगा के रखे हैं मेरे बेनिफिट के लिए, सो दैट जो आपको मैंने बेनिफिट बताया ना, इंटरनल कंट्रोल अगर आपकी प्रॉपर हो, इफेक्टिव हो, तो आपके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो मुझे वो बेनिफिट चाहिए, इसलिए मैंने इंटरनल कंट्रोल बखूबी इंप्लीमेंट करा है, डिजाइन करा है एंड इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। आप जाके इवेल्युएट करो। एक टाइम पे ये सारा चीज करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आपके पास में एक बहुत बड़ी सी टीम होनी चाहिए और वो टीम अलग अलग एरियाज पे साइमल्टेनियसली काम करनी चाहिए, ठीक है। बट यूजुअली इन प्रैक्टिस क्या होता है, कोई भी क्लाइंट या कोई भी ऑडिटी जो है, जब आपके साथ में इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, आपको एंगेजमेंट लेटर साइन करके देता है, तो उसमें वो लिखते हैं कि यार हम जो ऑडिट टेकअप करेंगे वो कैसा होगा, उसकी टाइम पीरियड क्या होगी, पीरियोडिसिटी क्या होगी, वेदर इट विल बी अ मंथली ऑडिट, वेदर इट विल बी अ क्वार्टरली ऑडिट, वेदर इट विल बी अ सेमी एनुअल ऑडिट, और वेदर इट विल बी अ एनुअल ऑडिट। साल में एक बार ऑडिट करवाएंगे, 6 महीने में एक बार करवाएंगे, 3 महीने में करवाएंगे, या हर मंथ करवाएंगे। यूजुअली बैंक्स की कॉन्करेंट ऑडिट होता है, अगर आपने सुना होगा तो। कॉन्करेंट ऑडिट इज अ सिनेरियो जहाँ पे ऑडिटर जो है वो हर महीने बैंक्स जाते हैं एंड वहाँ पे उनके जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, हाउ दे आर रिपोर्टिंग, हाउ दे आर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस, कुछ ट्रांजेक्शंस के अंदर में कुछ ग्लिच है क्या, कुछ ऐसे रेवेन्यूज हैं क्या जो द बैंक्स आर मिसिंग आउट ऑन दोस, तो वो सारी चीजें हाईलाइट करके देता है ऑडिटर ऑन कॉन्करेंट ऑडिट, ठीक है, विच इज ऑन अ मंथली बेसिस। बट देन लेट्स टेक अप अ सिनेरियो जहाँ पे क्लाइंट हैज अग्रीड कि आप क्वार्टरली ऑडिट उनको करके दोगे, ठीक है। तो लेट्स से कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे Q1 के अंदर में, Q1 विच इज फ्रॉम अप्रैल, मई एंड जून, अप्रैल 1 से लेकर के 30 जून तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें मेरे को प्रोक्योरमेंट का ऑडिट करके दो। देन सेकंड क्वार्टर के अंदर में सेल्स का ऑडिट करके दो। थर्ड क्वार्टर के अंदर में आप मेरे लिए प्रोडक्शन इन्वेंटरी का ऑडिट करके दो। एंड फोर्थ क्वार्टर में बाय डिफॉल्ट दे वुड एक्सपेक्ट यू कि आप मेरे कंप्लायंस और मेरी अकाउंटिंग रिव्यू का ऑडिट करके दो, क्योंकि यार वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से बचना चाहता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर आया करके देखेगा कि तुमने सारे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मीट करे कि नहीं करे, तुमने तुम्हारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली मीट करे कि नहीं करे। उस केस में आपकी अगर अकाउंटिंग रिव्यूज प्रॉपर्ली हो चुकी है, अगर आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के आने के पहले अगर इंटरनल ऑडिटर ने जो भी अकाउंटिंग के अंदर में दिक्कतें हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रिव्यू कर ली एंड इंटरनल जो कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें कर ली, वो अगर इवेल्युएट करके अगर उनको पहले ही बता दे तो दे कैन टेक अप स्टैंड, ठीक है, कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है भाई। तो दैट इज वाइट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे कंपनी चाहते हैं कि यार इस सीक्वेंस में काम हो। अभी क्या होता है ना, लेट्स से कि Q1 में हम बैठे हुए हैं एंड वी आर प्लानिंग कि यार हमें प्रोक्योरमेंट को ऑडिट करना है। दिस कंपनी व्हिच इज इनटू टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और इट इज इनटू सीमलेस ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील की प्लेट करती है, कुछ भी करती है कंपनी, इट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन इट विल बी इनटू ट्रेड, ठीक है। अभी Q1 के अंदर में ऑडिट स्टार्ट कैसे करना है, अगेन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि मुझे इस पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ में मेरी डीलिंग हो चुकी है, दे हैव गिवन अस एन कॉन्ट्रैक्ट, एंगेजमेंट लेटर साइन हो चुका है ना, मुझे मेरी टीम को प्लान करना है, ऑडिट प्लान करना है एंड मुझे मेरी टीम को एलोकेट करना है प्रॉपर्ली एंड देन
गेट द थिंग्स डन। ये प्रोक्योरमेंट का जो पूरा ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, उसको प्रॉपर्ली सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड मुझे उसके लिए टाइम पीरियड मिला 1 महीना, कि अप्रैल से लेकर के जून तक में जो भी हमने प्रोक्योरमेंट करे हुए हैं स्पेसिफिकली उसका इंटरनल ऑडिट मुझे करके दो इन 1 मंथ। जुलाई 31 तक फॉर एग्जांपल हमें टारगेट मिला हुआ कि हमें ड्राफ्ट रिपोर्ट, एक पहला ड्राफ्ट रिपोर्ट क्लाइंट को फर्निश करना है। टेल मी गाइस, हाउ विल वी स्टार्ट, हाउ डू वी स्टार्ट, क्या करना होगा, क्या लगता है क्या करना होगा? सबसे पहले तो यार आई नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम, ठीक है, आई स्ट्रेटली कम ऑन टू द पॉइंट कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ऑडिट प्लानिंग। आपको प्लान करना पड़ेगा। ऑडिट प्लानिंग के अंदर में यू विल हैव टू प्लान आउट कि कितने आपकी टीम की साइज क्या होगी, ठीक है। आपको प्रोक्योरमेंट के अंदर में बहुत अलग अलग चीजें चेक करनी पड़ सकती है। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एक अलग चीज है, प्रोक्योरमेंट ऑफ जॉब वर्क एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज एक अलग चीज है, प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल आइटम एक अलग चीज है। कंपनी ने अगर कोई नया प्रोजेक्ट टेकअप किया, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही है, तो वो एक अलग ही असाइनमेंट हो सकता है। तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू एलोकेट योर टीम टू डिफरेंट थिंग्स। उस प्रोक्योरमेंट को भी आपको कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बहुत सारे एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस होती है, कभी कभी आपको कोल्ड कॉर्निंग करना पड़ सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी टीम को पहले प्लान करते हो। यू यू प्रिपेयर अ शेड्यूलर, कि यार मुझे पहले वीक के अंदर में इतना काम हो जाना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले वीक के अंदर में हमारा डेटा एनालिसिस हो जाए, या सॉरी पहले वीक के अंदर में हम अपना वॉक थ्रू मीटिंग, किक ऑफ मीटिंग कंप्लीट कर लेंगे, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, जो भी डेटा रिक्वायरमेंट है वो डेटा रिक्वायरमेंट क्लाइंट को शेयर कर देंगे, इनिशियल डेटा रिक्वायरमेंट शेयर कर देंगे, फॉलो अप डेटा रिक्वायरमेंट शेयर कर देंगे। ये सारी चीजें ऑडिट प्लानिंग में हो जाती है। आफ्टर ऑडिट प्लानिंग हम क्या करते हैं, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। डेटा आना चालू होता है क्लाइंट से धीरे 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 धीरे। हमें बहुत सारा कॉल करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई डेटा दे दो, अभी 1 महीने के अंदर में मुझे ऑडिट कंप्लीट करनी है। उसके लिए अगर आप डेटा ही नहीं दोगे तो मैं टाइमली ऑडिट कब करूंगा, ठीक है। तो कई बार जब ड्राफ्ट रिपोर्ट लेकर के हम भेजते हैं ना अपने क्लाइंट को, तो सीएफओ में बुला के पूछता है हमारे पार्टनर को, टेल मी गाइस कि आपने लिख दिया कि यहाँ पे डेटा वाज नॉट एबल टू, डेटा वाज नॉट कलेक्टेड और डेटा वाज नॉट प्रोवाइडेड। तो फिर उस टाइम पे कहीं ना कहीं वो प्रोसेस ओनर को झाड़ता है कि यार इनोवेटर ने अगर तुम्हें डेटा बुलाया था तो डेटा तुम क्यों नहीं देते हो। तो सस्पिशियसली कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट को एक डर होता है, उस पर्टिकुलर एरिया के जो मैनेजर्स हैं उनको डर होता है कि यार हमने गलतियां तो करी, हम डेटा दे देंगे तो चीजें निकल के आ जाएगी। कई बार वो लोग अपने वर्क प्रेशर में इतने रहते हैं, इतना वर्क प्रेशर उनके ऊपर में रहता है, डिवाइन वर्क प्रेशर रहता है, आई वुड से, कि वो इंटरनल ऑडिटर को भाव ही नहीं देते हैं, इंटरनल ऑडिटर को डेटा देते ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो इंस्टेंस। और थर्डली एक ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि यार हमें समझ ही नहीं आ रहा आपका डेटा रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप अपने एक टीम को एलोकेट करते हो, उसके पास जाकर के बिठाते हो और कहते हो कि भाई उससे ये सारा डेटा कलेक्ट करके लेकर के आ। बिकॉज डेटा एनालिसिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट, ठीक है। आपने वॉक थ्रू मीटिंग करके प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने ऑडिट नोटबुक के अंदर में बखूबी चीजों को लिख दिया कि आपके स्टार्टिंग फ्रॉम गेट एंट्री एंड गेट एग्जिट तक में जितने भी कंट्रोल है, मटेरियल के अंदर आने से मटेरियल के बाहर जाने तक जितना भी कंट्रोल, आपने सारे कंट्रोल्स को प्रॉपर्ली समझ लिया। प्रोक्योरमेंट का मैनेजर कौन है, उसमें अप्रूवल मैट्रिक्स क्या है, डेलीगेशन अथॉरिटी क्या है, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या है, एसओपीज आपने ऑब्टेन कर लिए, पॉलिसीज आपने ऑब्टेन कर लिए, आपने सारे डॉक्यूमेंट पढ़ ली। बट देन द फर्स्ट थिंग व्हिच इज एक्शनेबल थिंग इज डेटा एनालिसिस। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पीओ का डंप मिलेगा, परचेज ऑर्डर का डंप मिलेगा, you will get CSQ का dump, you will get vendor master, you will get purchase requisition का dump, you will get purchase register, you will get GST purchase register. So there could be n number of things, ठीक है। आपको फ्रेट के जीएल मिलेंगे, आपको वेंडर के जीएल मिलेंगे, आपको एजिंग एनालिसिस करनी पड़ सकती है। क्योंकि इंटरनल ऑडिट ऑफ अगर मैं प्रोक्योरमेंट की बात करूँ ना, प्रोक्योरमेंट इज अ वेरी क्रिटिकल फंक्शन, वेरी क्रिटिकल फंक्शन। अगर आप फ्रेशर हो एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपसे प्रोक्योरमेंट से पूछा जाएगा सवाल, ठीक है। प्रोक्योरमेंट वुड बी द वेरी फेवरेट पार्ट ऑफ इंटरव्यूअर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोक्योरमेंट एक सबसे प्रोमिनेंट एरिया होता है, बहुत ज्यादा काम करने का स्कोप होता है इसके अंदर में। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है प्रोक्योरमेंट के अंदर में। जब जब हम क्लासेस को प्रोसीड कर रहे होंगे, आगे सेमिनार बढ़ रहा होगा हमारा, तो मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉड प्रोन एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं P2P के अंदर में। यूल बी अमेज्ड कि यार इन चीजों को हम ऐसे मैनिपुलेट करके फ्रॉड कर सकते हैं क्या, लोग इस तरीके से फ्रॉड करते हैं क्या। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। बट देन अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो ना कभी भी इंटरव्यू के अंदर में, तो वो आपसे सिंपली इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास प्रोक्योरमेंट टू पेएबल का पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई फंक्शन कैसे रन करता है। परचेज रिक्वेजिशन रेज करते टाइम पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं बेसिक लेवल पे, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, एज एन इंटरनेटर आप क्या चेक करोगे, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड उससे भी पहले आपको पूरा P2P का जो लूप है ना वो क्लोज करते आना चाहिए। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं जहाँ पे जो इंटरव्यूअर है, जब मैंने उनसे फीडबैक सीख करा, तो उनका ये बोलना है कि रिसेंटली क्वालिफाइड जो लोग आ रहे हैं, बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बी कॉस्ट अकाउंटेंट्स, जो भी रिसेंटली क्वालिफाइड आ रहे हैं, उनका एक्सपेक्टेशन तो है कि हमें 9-10 लाख रुपए मिल जाना चाहिए,
बट यार उनको P2P का पूरा लूप क्लोज करते नहीं आता है। एंड आई कैन बेट यू गाइस इस P2P के पूरे 3-4 जो भी हमारे सेशंस होंगे, उन सेशंस को कंप्लीट करने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगी, दीपक सर ने सच बोला था, ये P2P के अंदर में कितनी सारी चीजें थी सोचने वाली। ठीक है, कितने सारे छोटे छोटे स्टेप्स थे, छोटे छोटे कंट्रोल्स थे जो हमने कभी देखे ही नहीं, या तो हमसे नजरअंदाज हो रहे थे। यार हमको किसी ने गाइड ही नहीं करा था कि यार ये कंट्रोल्स को भी वैलिडेट करना होता है और इस तरीके से वैलिडेट करना होता है, उसमें ये चीजें देखनी होती है। तो एज अ फ्रेशर ऑल्सो फंडामेंटल लेवल पे दे एक्सपेक्ट यू कि आप इतनी चीजें पढ़ के और इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एंड चैलेंजिंग फॉर अ टीम यार, जहाँ पे वो ऑलरेडी एक असाइनमेंट पे एलोकेटेड है, एंड वहां पे आपको कोई एक स्पून फिटिंग कर रहा होगा, आपको चीजों को इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बिठा करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरीके से बिठा के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आपको ऑन द जॉब एक काम दे दिया जाएगा, उस काम को आपको गलती कर करके पूछ पूछ के किसी को पकड़ पकड़ के, यार मुझे इसमें हेल्प करो ना, इसमें कैसे करते, कौन सा कॉलम पकड़ना है, कौन सा कॉलम रेलिवेंट है, कौन सा कॉलम इररिलेवेंट है, वो मेरे लिए मार्क कर दो ना। आपको इस तरीके से पूछ पूछ के कई बार काम करना पड़ सकता है। इसलिए कैंडिडेट्स के अंदर में जो रिक्रूटर्स है वो ये चाहते हैं एटलीस्ट इन इंटरनल ऑडिट कि उनके पास में एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो। अगर वो डे वन से काम करना चालू ना करे ना, एटलीस्ट उनके पास में अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो उनको समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। बिकॉज आई विल गिव यू माई सिनेरियो। जब मैंने अपनी इंटरनल ऑडिट चालू करी थी, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब, जब मैंने अपनी सेकंड कंपनी स्विच करके मैं पुणे आया था, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब, मैंने अपने मैनेजर को ये पूछा था कि सर हम ये गलतियां क्यों निकाल रहे हैं। एंड ही वाज शॉक्ड कि तू इंटरनल ऑडिट करने हुए, हाउ कैन यू टेल कि गलतियां भी निकाल रहे हैं। हम यहाँ किसी पर्सन, किसी लोगों में गलती नहीं निकाल रहे हैं, हम प्रोसेस के वीकनेसेस को हाईलाइट कर रहे हैं। ये प्रोसेस में ये वीकनेसेस है, ये कंट्रोल में ये लैप्सेस है, और अगर ये प्रोसेस में गैप्स है, अगर आप तुम्हें ये हाईलाइट नहीं करोगे ना, कल ये फ्रॉड प्रोन एरिया बन जाएंगे, कल ये रेड फ्लैग्स हो जाएगा। और कल को अगर किसी तरह का फ्रॉड होता है, देन दैट थिंग्स विल कम ऑन टू इंटरनल ऑडिटर कि तुम क्या कर रहे थे, तुमने अपने इंटरनल ऑडिट के अंदर में ये चीजों को क्यों हाईलाइट नहीं करा था, तो तुमसे कैसे मिस हो गया। ठीक है, तो हमें ये चीजों को हाईलाइट करना पड़ेगा। तो मुझे ऑब्जेक्टिव भी नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे, बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कि यार एज एन इकोनॉमिटर हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, मैंने बस थियोरेटिकली जो मुझे पता था उस बेसिस पे मेरी सिलेक्शन हो गई ऑन, बट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वाज ग्रिल्ड लाइक एनीथिंग फ्रॉम माय पार्टनर। ठीक है, बट देन ग्रेजुअली 2 से 3 महीने जैसे ही पास होना चालू हुआ एंड थिंग्स वेंट ऑन, तो मुझे समझ आने लगा कि एक्चुअली इकोनॉमिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ह्यूज, रियली वेरी ह्यूज। एंड वहाँ पे एक्सपेक्टेशन, बस यार एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आपको बस थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी और आपके पास में एक चेकलिस्ट है, और चेकलिस्ट को देख करके आपको बस टिक करना है, यार हाँ ये चीजें होनी चाहिए थी पॉलिसी में, ये चीजें हो रही है कि हाँ ठीक है डन। आपको कई बार सैंपल ड्रॉ करने पड़ते हैं, सैंपल के अंदर में एंट्री केसेस को बहुत ज्यादा देखनी पड़ती है, बारीकियों को देखना पड़ता है, देन यू नीड टू असेस कि यार ये कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इतने बड़े डेटा में से आप कितना डेटा निकाल रहे हो, कितना सैंपल ले रहे हो, सैंपल को सिलेक्ट करने के पीछे मेथोडोलॉजीज क्या होती है। तो देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जो वी हैव टू लर्न। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि सर एज अ फ्रेशर आर वी एक्सपेक्टेड टू नो ऑल ऑफ दिस। नहीं, इतना नहीं, बट एज अ फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हाँ एटलीस्ट P2P का जो प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको क्या लगता है जब अभी मैंने P2P का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करके दिया, वो प्रोसेस कंप्लीट था क्या? नहीं था, उसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं, एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट क्या रूल है, क्यों अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट रखना चाहिए, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आई ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड देन अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो ना, तो पीपल और रिक्रूटर विल गेट इनटू द थिंग, दे वुड वांट यू टू टेल टेल देम कि यार कंट्रोल क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, वो आपको सिनेरियो दे देंगे कि यार तुमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में देखा कि ये वाला कंट्रोल था प्रोक्योरमेंट के अंदर में, लेट्स से पीओ रेज करते टाइम में तुमने देखा कि ये वाला कंट्रोल होना चाहिए, बट यू रियली थिंक दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी साइज ऑफ 10,000 करोड़ का टर्नओवर। अगर एक कंपनी है जिस जिस जहां पे तुमने ऑडिट करा उसकी टर्नओवर 2000 सीआर थी, 2,000 करोड़ का टर्नओवर था एक साल का। अगर तुम ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जिसका टर्नओवर साल का 10,000 करोड़ है, तुम्हें क्या लगता है उस कंपनी के अंदर में भी सेम कंट्रोल लागू होगा, और डू यू थिंक कि कंट्रोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कंट्रोल और इफेक्टिव होना चाहिए? तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे माइट आस्क यू। ठीक है, दे माइट आस्क यू टू यूज योर ब्रेन देयर ऑन केस बेस्ड सिनेरियोस। ठीक है, तो let's see and I'll try to help you build all those understanding both from a fresher perspective and from an experienced guy perspective. ठीक है, as and when the classes will proceed, will definitely touch upon all those things. So guys, सर यहाँ पे वट procurement का एवर आई हैव द एक्सपीरियंस फॉर इंटरव्यू जस्ट वो yes विपिन बताओ P2P ना में कौन सा खत्म कह रहे कर हो। दिए हैं सर। विपिन वी वर नॉट एबल टू हियर यू, प्लीज एक बार फिर से बताओ आप। सर वो तो P2P में ही खत्म कर दिए थे इंटरव्यू, इतना क्वेश्चंस किए आप थे। अपना एक्सपीरियंस बताओ ना विपिन। आपने जो P2P का अभी कभी अगर आपने इंटरव्यू दिया होगा, तो आपको क्या लगता है आपके साथ में क्या चैलेंजेस फेस हुए थे? लेट द पार्टिसिपेंट नो एंड दे विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स कि यार हमारे लिए क्यों जरूरी है अंडरस्टैंड करना। अपना सिनेरियो बताओ ना।
जस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड वो लोग ऐसे पूछना शुरू किए प्रोसेसेस से। मैंने वो पूरा वर्क फ्लो डिस्कस करके दिया। देन आफ्टर दे कम इन द पर्टिकुलर स्टेप्स that first is suppose you got the pure dump, then हम्म, what do you analyze? You have no one to talk, no one to discuss what you analyze on this pure. After replying, they go to the first when the process department knowing that we have the we have that lot of the demand and we need to produce and you have no material, then then what they do? उसके बाद फिर वहां से पूछ रहे हैं कि अगर मटेरियल नहीं है तो फिर वो आप मटेरियल रिक्विजिशन बनाओगे, उसमें क्या कंट्रोल होती है, क्या चेकलिस्ट है, व्हाट चेकलिस्ट यू फॉलो फॉर दैट। फिर वहां से फिर आए, उसके बाद बता रहे हैं कि वेंडर सिलेक्शन कर रहे हो, वेंडर सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है। वेंडर सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस डिस्कस करने के बाद फिर वो फिर जा रहे हैं कि जस्ट आपने वेंडर सेलेक्ट किया, अब उसमें उस वेंडर का क्या प्रोसेस है, वेंडर फेवरलिज्म ये सब भी है, वो सब दे। तो इतने शेयर ऑफ सारे इन्वेंटरी क्वेश्चन। चीजें आ जाती है वहां के अंदर में यार। आपने एक पर्टिकुलर वेंडर को ही सिलेक्ट करा और पूरा का पूरा 100% ऑर्डर आपने उसको ही दे दिया। आपको नहीं लगा कि आपके पास बहुत आपने बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है? पूरा का पूरा आपने एग्जैक्टली मैं वो बल्क क्वांटिटी वगैरह बताया था सर, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे उससे। सेटिस्फाइड नहीं थे। एज ओके, पर माय नॉलेज जो भी आइडिया थी उस हिसाब से बताया था, डिलीवर किया था। करेक्ट करेक्ट। सो थैंक्स बिपिन फॉर शेयरिंग योर आइडिया दर। ठीक है। सो एज बिपिन इज शेयरिंग, ठीक है, कि उन्हें कहीं ना कहीं, अरे एक सेकंड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब वो इंटरव्यू दे रहे थे प्रिक्वायरमेंट का, उनसे ऐसी ऐसी चीजें पूछी गई थी कहीं जहाँ पे उनके बहुत कोशिश करने के बाद में भी इंटरव्यू सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। बिकॉज यू नो व्हाट, कई बार उनके खुद के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि यार अगर इसने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ये ऑडिट्स कर रखे हैं, अगर इसने 6 7 8 ऑडिट कर रखे हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला कंट्रोल को तो उसने टच अपॉन करना होना चाहिए। ठीक है, तो ये उनका एक्सपेक्टेशन होता है। तो एटलीस्ट ऑन अ थियोरेटिकल एंड फंडामेंटल लेवल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार उनके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, कि अगर आपको पीओ डंप दे दिया जाए तो पीओ डंप के अंदर में से आप क्या क्या चीजें चेक करोगे, एटलीस्ट क्या क्या चीजें आप रिव्यू में लेकर के आओगे। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर आपसे क्या सुनना चाहता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर मैंने आपको वेंडर मास्टर दे दिया है तो वेंडर मास्टर के अंदर में से आप कौन कौन से एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करके देखने की कोशिश करेंगे एंड देन आई थिंक उससे फिर आपका माइंड बहुत ज्यादा ओपन हो पाएगा। करेक्ट ना? यस। सो अगर आप, ये मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या, प्लीज कंफर्म करना। प्लीज कंफर्म गाइस, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. यस, ओके ओके। सो लेट्स मास्टर एंड ट्राई टू मास्टर प्रोक्योरमेंट टू पे फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर में हम जितने भी कंट्रोल्स हैं, रिस्क है एंड बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस हैं, चेकलिस्ट है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट देन बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रोक्योरमेंट टू पेबल का इंटरनल ऑडिट फंक्शन ना, we let's discuss first कि why do you think कि P2P is very critical? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट करती है कंपनीज और क्यों करती हैं, मतलब उनको क्यों लगता है कि प्रोक्योरमेंट टू पेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी, इसकी इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी, इसकी इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसीज इवैल्यूएट करवानी पड़ेगी, क्यों लगता है? पहला पॉइंट है कैश फ्लो मैनेजमेंट से। सी, एज द नेम सजेस्ट इट इज प्रोक्योरमेंट, तो प्रोक्योरमेंट में बहुत ज्यादा फंड का यूटिलाइजेशन होता है। सो अगर आप देखोगे फाइनेंस डिपार्टमेंट का पूरा काम होता है फंड्स को प्रोक्योर करना, सोर्स करना, कि कहाँ से पैसे रेज करने हैं, कहाँ से फंड्स रेज करने हैं, उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कैसे करना है। ऑप्टिमली यूटिलाइज दो तरीके से होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस पे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यानी कि कैपिटल बजटिंग एक्सपेंडिचर पे, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट यानी कि मीटिंग ऑफ और डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो आप किसी भी कंपनी के अंदर में जाओगे ना जो विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, तो आई थिंक 60 to 70% का जो प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर होता है दैट इज इनटू मटेरियल, दैट इज इनटू प्रोक्योरमेंट इटसेल्फ। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर्स, टूल पार्ट एंड कंपोनेंट, जॉब वर्क, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो का बहुत बड़ा वहां पे मैनेजमेंट होता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई P2P इज वेरी क्रिटिकल। सेकेंडली वेंडर रिलेशनशिप, तो P2P के अंदर में ना व्हाइल वी आर डूइंग एन इंटरनल ऑडिट, तो कई बार हम ऐसे ऐसे कंट्रोल्स को टच अपॉन करेंगे जहां पे आपको समझ आएगा कि अगर ये वाले कंट्रोल नहीं हुए ना सर,
अगर ये वाले कंट्रोल अवेलेबल नहीं है ना हमारे पूरे फंक्शन के अंदर में, तो मेरा वेंडर के साथ में रिलेशन खराब होगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने पीओ रेस करते टाइम पे या फिर वेंडर के साथ में नेगोशिएट करते टाइम पे आपने वेंडर के साथ में ये डिसाइड किया कि 30 डेज के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, द वेंडर इज अग्री टू द फैक्ट कि 30 डेज के बाद मैं उनको पेमेंट करूंगा, तो चल जाएगा। क्रेडिट पीरियड और क्रेडिटर्स वेलोसिटी जो है वो 30 डेज है। ठीक है, now what if I am unable to make a payment to the vendor even after 30 days, let's say even after 45 days the payment is outstanding, I am getting a call from the vendor कि भाई मेरा पेमेंट कर दो, मेरा पेमेंट कर दो, but then we are unable to discharge the payment। तो समझो इसके साथ, इससे क्या होगा, मेरे वेंडर के साथ में मेरा रिलेशन अच्छा रहेगा क्या? वेंडर छोड़ो, किसी के साथ में भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव जिनके भी आपने प्रॉमिस करे हैं कि यार मुझे इतने दिन के लिए पैसे चाहिए, अगर आप उनको उसको टाइमली पेमेंट अगर नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका उनके साथ में रिलेशन खराब होना चालू हो जाता है। ठीक है, so from that perspective also we need to check or we need to implement such kind of controls जहाँ, और जो भी इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड है उनको इवैल्यूएट करके भी देखना है कि कहीं इससे हमारा वेंडर रिलेशनशिप अफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो दैट इज आल्सो P2P का इट नॉट बिकम्स वेरी क्रिटिकल। कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि आपने जो मटेरियल्स प्रोक्योर करा है सप्लायर से, और कुछ सर्विसेज ऐसे प्रोक्योर करी सप्लायर से जिसपे आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ सकता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, करेक्ट ना? तो आरसीएम एंगल से भी आप अपने जीएसटी लायबिलिटी को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टाइमली पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जैसे आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो मटेरियल का मोर देन 50 लाख रुपीज, तो 194 क्यू, सेक्शन 194 क्यू का टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से सर्विसेज ले ली, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज ली, जिसपे सिंगल इनवॉइस की वैल्यू 30,000 ज्यादा है, सिंगल इनवॉइस की वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, और क्यूमुलेटिवली इन ईयर जो टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे आपको टीडीएस काटना पड़ सकता है अंडर सेक्शन 194C। अगर किसी इंटरनल ऑडिटर, किसी प्रोफेशनल से आपने इंटरनल ऑडिटर की सर्विसेज ली, तो उस इंटरनल ऑडिटर को प्रोफेशनल सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट करते टाइम पे आपको 194J का डिडक्शन करना पड़ता है टीडीएस का। तो ये बहुत सारे कंप्लायंसेस भी जुड़े हुए हैं प्रोक्योरमेंट के साथ में। आपने सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट करी थी, गुड्स का प्रोक्योरमेंट करा था, बट उसके साथ में कहीं ना कहीं फ्री में कंप्लायंस का बर्डन भी आ रहा है ना, तो उसको भी मीट आउट करने के लिए कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट ऑफ P2P फंक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्वेंटरी कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपने जो मटेरियल को रिसीव किया, क्योंकि अगर आपको याद होगा इंटरनल कंट्रोल जो हमने पढ़ा था सबसे पहला पॉइंट, कि उसके अंदर में एक पॉइंट था कि इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के पीछे, डिजाइन करने के पीछे, इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि दे वांट टू सेफगार्ड देयर एसेट्स, रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट, टूल्स, एफजी, डब्ल्यूआईपी, जो भी वो प्रोक्योर कर रहे हैं, डोंट यू थिंक दोस आर ऑल एसेट टू द कंपनी? उसमें पैसा फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल एंगेज्ड है, तो उसका सेफगार्ड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हाउ आर यू एबल टू implement control over the assets? How are you able to implement control over the raw materials and spare part tools that you have bought from the vendors? ठीक है, क्योंकि मटेरियल को प्रोक्योर करना एक अलग बात है, उनको स्टोर करना एक अलग बात है, उनको इश्यू करना एक अलग बात है, उनका कंजम्पशन एक अलग बात है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है मटेरियल के। ठीक है, तो सबको आप टच अपॉन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आपकी इंटरनल कंट्रोल इस तरीके से डिजाइन है ना कि सारे, जहां जहां पे भी आपके मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है वहां वहां पे वो कंट्रोल्स है, एंड कहीं ना कहीं हमारे मटेरियल के साथ में कुछ गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट आर ऑल इम्प्लीमेंटेड एंड यूटिलाइज प्रॉपर्ली, वो सारी चीजें हमारा देखने का टास्क होता है एज एन इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, नाउ गाइस दिस इज द P2P लाइफ साइकिल। लेट्स से यू आर समवन हु इज बीइंग आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर कि भाई मुझे ये बताओ कि तुमने बहुत बोल दिया कि यार कंपनी इस तरीके से रन करती है, कंट्रोल होना चाहिए, वो कंट्रोल होना चाहिए, लेट्स टेस्ट कि P2P के अंदर में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहले तो ये बताओ। मतलब P2P जो फंक्शन है, P2P जो एरिया ऑफ वर्क एज एन इंटरनल ऑडिट, उस एरिया के अंदर में कंट्रोल्स तो दूर की बात है, रिस्क तो दूर की बात है, इंटरनल ऑडिटर के चेकलिस्ट क्या होना चाहिए वो तो दूर की बात है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि P2P का जो पूरा एरिया है, P2P का जो फंक्शन है वो कैसे रन करता है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्रोक्योरमेंट का जो फंक्शन वो स्टार्ट कैसे होता है, परचेज रिक्वेजिशन होता है। ठीक है, यूजुअली परचेज रिक्वेजिशन से पहले जो मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे डाला नहीं है बट मैं आपको वर्बली बोलता हूँ, सुनना। साइड से ऑर्डर आया था, राइट? इफ यू रिमेंबर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड आस्क्ड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सर will you be able to produce such and such quantity of item so that we are able to deliver the material to the customer on such and such date? तो प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से बात करी, स्टोर्स डिपार्टमेंट से बात करी, लॉजिस्टिक्स वाले से बात करा कि यार तुम सब डिलीवर कर दोगे ना, तुम मटेरियल मंगवा दोगे ना, मैं प्रोडक्शन तो कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन करने के बाद में जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने थम्स अप दिया था, तब जाकर के सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कस्टमर से ऑर्डर लिया था, अप्रूव किया था, एंड देन दे स्टार्टेड विद द ऑपरेशन। ठीक है,
यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने सिस्टम के अंदर में चेक कर लिया कि जो मटेरियल का उनको प्रोडक्शन करना है, जो एफजी जो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करना है, जो कस्टमर को डिलीवर करना है एज पर द कस्टमर ऑर्डर, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए एंड वो मटेरियल अपने कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट से मिलेगा, बिकॉज एज आई सेड इन द बिगनिंग stores department are the custodian of all the material that are there in the company, even the material is in the form of raw material, WIP, FG, उसके बाद में तुम्हारे पास में जितने भी कंपोनेंट्स है, स्पेयर पार्ट्स है, टूल्स है, मोल्ड्स है, डाइस है, इन सारों का जो कस्टोडियन है ना, स्टोर्स मैनेजर होता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है। तो अल्टीमेटली जब कस्टोडियन या फिर फिजिकल जो कंट्रोल है या फिजिकल अथॉरिटी जो है किसके पास है, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कुछ भी मटेरियल चाहिए होगा किससे मांगेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट को मांगेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट will raise a request, ठीक है, which is in a form which is known as material request note, ठीक है। अब material इंडेंट हो गया या फिर material request note हो गया, that will have ideally details of all the material in what quantity that is required by the user department। वो requisition note जो है stores department के पास में आएगा, stores department जो है देखेगा अपने सिस्टम में, अपने ERP के अंदर में चेक करेगा, अपने कंप्यूटर के अंदर में चेक करेगा कि वेदर इतनी जब क्वांटिटी से रिक्वायर करें, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना मटेरियल चाहिए उतने क्वांटिटी मटेरियल मेरे पास में है या मेरे पास में नहीं है। अगर लगता है कि यार जितने भी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट आई है फ्रॉम द प्रोडक्शन और द यूजर डिपार्टमेंट मेरे पास में उतनी क्वांटिटी अवेलेबल है तो वो सिंपली इश्यू कर देगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो है या यूजर डिपार्टमेंट उसको पिक्चर से बाहर रखते हैं, होलिस्टिकली हम बस प्रोक्योरमेंट पे फोकस करते हैं। तो मैंने बताया कि परचेज रिक्विजिशन के पहले भी एक स्टेप होता है व्हिच इज मटेरियल रिक्वेस्ट नोट व्हिच इज रेज्ड बाय द यूजर डिपार्टमेंट और द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड दोस रिक्वेस्ट नोट इज सेंट टू द यूजर स्टोर्स डिपार्टमेंट सीकिंग मटेरियल कि भाई ये मटेरियल है तो मुझे दे दो। नाउ अंडरस्टैंड स्टोर्स डिपार्टमेंट हु इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल द मटेरियल इट हैज, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी एफजी है, स्पेयर पार्ट्स है, टूल्स है, सब किसकी निगरानी में रखी हुई है, स्टोर्स मैनेजर की निगरानी में रखी हुई है। ही इज हैविंग ऑल द एक्सेस कि भाई उनको सिस्टम में देखिए समझ आता है कि किस पर्टिकुलर मटेरियल का कितना इन्वेंट्री हमारे पास पड़ा हुआ है, किस पर्टिकुलर मटेरियल का कितना इन्वेंट्री का रीऑर्डरिंग लेवल अभी टच होने वाला है। आपने कॉस्टिंग के अंदर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैक्सिमम लेवल होता है, मिनिमम लेवल होता है, रीऑर्डरिंग लेवल होता है, सेफ्टी लेवल होता है, ठीक है, कंटीजेंसी लेवल होता है। तो अगर रीऑर्डरिंग लेवल पे आने वाला है मेरा मटेरियल तो मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। कई कई बार सिस्टम के अंदर में ऐसे ट्रिगर्स लॉजिक सेट होते हैं कि स्टोर्स डिपार्टमेंट के बंदे को कुछ भी नहीं करना है, रीऑर्डरिंग लेवल पे जैसे ही मेरा मटेरियल पहुंचेगा ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा सप्लायर पे, ठीक है। बट वो बहुत ही हाईली इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में होता है। बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन अ एनवायरनमेंट जहां पे वो चीजें इंप्लीमेंटेड नहीं है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने सिस्टम पे चेक करते रहेगा कि यार ये जो मटेरियल है, ये वाला मटेरियल जो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और यूजर डिपार्टमेंट को देना है, क्या वो मटेरियल मेरे पास में अवेलेबल है या नहीं है। लेट्स कंसिडर द फैक्ट कि वो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो यूजर डिपार्टमेंट को देना है ना, अब मुझे यूजर डिपार्टमेंट को देना तो मुझे तो मटेरियल मंगवाना पड़ेगा। अल्टीमेटली मटेरियल मंगवाने की अथॉरिटी स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास होती नहीं है। स्टोर्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटी होती है बस अपने पास मटेरियल स्टोर करके रखने की, मटेरियल को सेफ गार्ड करने की, यही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मटेरियल का रिसीव करना, मटेरियल का इशू करना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। बट देन परचेज करना, ऑर्डर प्लेस करना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर्स डिपार्टमेंट का नहीं होता, वो परचेज डिपार्टमेंट का होता है। सो वो क्या करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट को इश्यू करना है, बट वो मटेरियल मेरे पास है नहीं है, तो तुम ऑर्डर प्लेस कर दो सप्लायर को। आपको क्या लगता है स्टोर्स डिपार्टमेंट फोन पे या मेल पे ऐसा बोल देगा तो यूजर परचेज डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देगा क्या वेंडर को? ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि परचेज डिपार्टमेंट बिफोर रेजिंग एनी ऑर्डर टू द सप्लायर, बिफोर फाइनलाइजिंग एनी ऑर्डर टू बिफोर फाइनलाइजिंग एनी वेंडर ना, दे विल फर्स्ट रिक्वेस्ट द स्टोर्स डिपार्टमेंट कि तुम पहले मेरे को एक रिक्वेस्ट रेज करो, ठीक है। तुम रिक्वेस्ट रेज करो, दैट रिक्वेस्ट इज नोन एज परचेज रिक्वेजिशन। परचेज रिक्वेशन इज रेज्ड एंड देन उस परचेज रिक्वेशन के रेज करते ही जो अपना प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो काम पे लग जाएगी। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या है, सोर्स करना कि जो मटेरियल है वो मटेरियल मेरे पास कहाँ कहाँ से मैं प्रोक्योर कर सकता हूँ, कौन कौन से वेंडर्स अवेलेबल है मार्केट में जो मुझे ये मटेरियल सप्लाई करने के लिए रेडी है, कौन कौन से सप्लायर है जो कि छोटे सप्लायर है, जो कि बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ में मैं प्राइस कॉम्पिटिटिवली चार्ज कर सकता हूँ, मैं प्राइस वॉर में जा सकता हूँ। अगर वो मुझे बोले कि यार मुझे 100 रुपीज दे दो, मैं बोलूंगा नहीं यार मेरे पास 90 है, मैं 90 दूंगा, तो ऐसा नेगोशिएशन पॉसिबल है। कुछ तो ऐसे वेंडर होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार, नो क्वेश्चन आस्क्ड, एक प्राइस बोला लेना है लो, नहीं लेना है तो कटो, ठीक है। बट देयर आर अदर बिजनेसेस और अदर सप्लायर्स वुड बी अवेलेबल इन द मार्केट जो कि नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, जो हमें क्रेडिट देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो हमें ऐसे सप्लायर को सोर्स करना होता है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोर्सिंग डिफरेंट सोर्सेस ऑफ सप्लायर, the responsibility of finalizing a particular vendor are the responsibility of purchase department। purchase department के कई सारे responsibilities होते हैं, ठीक है। तो पहला हमने पॉइंट यहाँ पे क्या पढ़ा, परचेज रिक्विजिशन। विल बी डूइंग नथिंग टुडे गाइस
हम जस्ट जो ये 7 स्टेप है ना, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्लो कैसे होता है। एंड देन इसके जितने भी कंट्रोल्स है, रिस्क है, इंटरनल चेकलिस्ट है, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन से चालू करेंगे। तो मैंने बोला स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है परचेज रिक्वेशन रेज़ करेगा। परचेज रिक्वेशन इज़ अ डॉक्यूमेंट इंडेंट कॉपी व्हिच इज़ रेज़्ड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज़ डिपार्टमेंट में जैसे रिक्वेजिशन आएगा, परचेज़ डिपार्टमेंट अपने काम पे लग जाएगा। परचेज़ डिपार्टमेंट का काम क्या है? उसका काम है सोर्सिंग करना कि कहाँ-कहाँ से मटेरियल मुझे मिल सकता है, कौन-कौन से वेंडर्स अवेलेबल है मार्केट में, कौन-कौन से वेंडर्स की रेपुटेशन अच्छी है। उस वेंडर के ऊपर में मार्केट इंटेलिजेंस थोड़ा लगाएँगे, थोड़ा-सा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है? कुछ अगर नए वेंडर को अगर फाइनलाइज़ करना है, तो फाइनलाइज़ेशन को अपने एंड पे नहीं कर सकते। कंपनी की पॉलिसी अगर बोलती है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पुल इन करना पड़ेगा टू फाइनलाइज़ अ पर्टिकुलर वेंडर, तो उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में भी कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है। अगर यूनिट हेड है, प्लांट हेड है, वाइस प्रेसिडेंट है, या सीएफओ ऑफ अ कंपनी है, इफ दे आर आल्सो समवन जिनको पिक्चर में लाने की ज़रूरत है एंड अप्रूवल मैट्रिक्स ये बोलता है कि यार तुम्हें कम से कम 5 डिफरेंट लोगों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी बिफोर यू आर फाइनलाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वेंडर, ठीक है? लेट्स से अगर आप ऐसा वेंडर को फाइनलाइज़ करने वाले हो जिससे आप 2 करोड़ से ज़्यादा का मटेरियल प्रोक्योर करने वाले हो और आपका एसओपी बोलता है कि अगर आपने 1.5 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा का मटेरियल प्रोक्योर करा, उसके लिए अगर आपने किसी वेंडर को फाइनलाइज़ करना चाहा, तो फाइनलाइज़ेशन के पहले आपको स्टार मैट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा। द टर्म इज़ स्टार मैट्रिक्स। स्टार मैट्रिक्स के अंदर में मिनिमम 5 लोगों के से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। उसमें आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का खुद एक बंदा है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हेड हो गया, आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हो गया, आपका प्लांट हेड हो गया, यूनिट हेड हो गया, मेबी डायरेक्टर फाइनेंस या वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है, जनरल मैनेजर फाइनेंस भी हो सकता है। तो व्हाटएवर द पॉलिसी सेज उस हिसाब से हमें एज़ एन इंटरनोटर चेक करना है कि बिफोर अ वेंडर वाज़ फाइनलाइज्ड क्या ये पाँचों लोगों से अप्रूवल जो लेना चाहिए था, वो हमने अप्रूवल लिया है या नहीं लिया, whether the purchase department seek the approval and they got the approval or not, that is also very important। अप्रूवल लेना ही जरूरी नहीं है, अप्रूवल मिला भी या नहीं मिला ये भी बहुत जरूरी है चेक करना, ठीक है? तो इस अगर कितने अप्रूवल लेने थे, किन किन लोगों की अप्रूवल जरूरी थी या कितनी कितने लोगों की अप्रूवल बस ऑप्शनल था, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेगी? एसओपी से मिलेगी, पॉलिसी से मिलेगी। तो आपको पॉलिसी पहले तो फर्स्ट डे पे जाकर के अपने डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है? एंड देन मान लो कि आपने वेंडर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लिया एंड देन आपने देखा कि मार्केट के अंदर में टोटल 3 सप्लायर्स हैं, ठीक है? आपकी कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि आपको मिनिमम 3 नंबर ऑफ सप्लायर से तो कोटेशन बुलवाने पड़ेंगे। नाउ कोटेशन इज़ अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे सामने वाला जो कस्टमर है, सामने वाला जो सप्लायर है, वो बिड करता है आपकी कंपनी में कि यार मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करने को रेडी हूँ, ये मेरा क्रेडिट टर्म है, ये मेरा इनपुट टर्म्स रहेगा, ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस है एंड मैं ये प्राइस आपसे चार्ज करने वाला हूँ। ये क्वालिटी पैरामीटर्स पे मैं ये क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हमारी कंपनी को मिल चुका है, ये अवार्ड्स मिल चुका है, वो सारी चीज़ें कोटेशन में डाल के देते हैं। तो आपकी कंपनी का पॉलिसी ये है कि मिनिमम 3 कोटेशंस तो आपको रेज़ करने पड़ेंगे। अब अगर कंपनी की पॉलिसी ये है कि अगर 3 कोटेशन रेज़ करने पड़ेंगे, तो आपको एज़ अ इंटरनेटर पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यार 3 कोटेशन थे या नहीं थे और तीनों भी कोटेशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट सप्लायर। ऐसे तो नहीं है कि यार 2 सप्लायर से आपने 3 कोटेशन मंगवा लिए। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम चेक करेंगे, ठीक है? लेट्स से उसमें से एक पर्टिकुलर वेंडर जो कि L1 वेंडर था, वो वेंडर जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा कम होती है, जिस वेंडर को हम सिलेक्ट करते हैं ऑन एप्रोप्रिएट ग्राउंड, उस वेंडर को हम L1 वेंडर बोलते हैं। आपने L1 वेंडर को फाइनलाइज़ कर दिया एंड उसको फिर एक कॉपी रेज़ करके दोगे, ठीक है? एक ऑर्डर प्लेस करोगे उसके पास में, दैट ऑर्डर इज़ नोन एज़ परचेज़ ऑर्डर। तो परचेज़ ऑर्डर सिस्टम लेवल पे क्रिएट होता है। परचेज़ ऑर्डर रेज़ करते टाइम पे आपको अप्रूवल मैट्रिक, अथॉरिटी मैट्रिक्स, पीओए का ध्यान रखना पड़ता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के अंदर में 5 लाख का परचेज़ ऑर्डर रेज़ करना है, तो दिस इज़ द पर्टिकुलर गाइड। परचेज़ मैनेजर अपने लेवल पे अप्रूव कर देगा। बट इफ द परचेज़ ऑर्डर्स वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग और इट इज़ मोर देन 5 लाख रुपीज़, तो आपको हो सकता है सेकंड लेवल अप्रूवल भी चाहिए। आपको फाइनेंस हेड का अप्रूवल भी चाहिए होगा। लेट्स से आपको 8 लाख का मटेरियल रेज़ करना है, 8 लाख के लिए पीओ रेज़ करना है। तो 8 लाख का मटेरियल बुलवाने के लिए अगर आपको पीओ रेज़ करना है ना, तो उसके लिए आपकी बस परचेज़ मैनेजर की साइन्स से नहीं होगा। आपको फाइनेंस हेड की भी साइन लेनी पड़ेगी। लेट्स से अकाउंट्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर की साइन भी लेनी पड़ेगी, सेकंड लेवल अप्रूवल। तो कंपनी का अगर पॉलिसी ऐसा बोलता है, तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा कि 8 लाख के पीओ वाले पे आपने प्रॉपर अप्रूवल लिया था या नहीं लिया था फ्रॉम सेकंड लेवल। ठीक है? एक बार आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया सप्लायर को, फिर गुड्स की रिसीव हो जाएगी। गुड्स रिसीव होने के बाद में आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैगे, वो सिक्योरिटी गार्ड लॉरी को रोकेंगे, गेट पे रोकेंगे एंड जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट चेक करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो उसको बुलवाएँगे कि भाई जो लॉरी का ट्रक ड्राइवर है, वो नीचे उतर के आ एंड देन मुझे सारे के सारे पहले डॉक्यूमेंट दिखा कि तू किधर से आ रहा है। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? व्हाट आर द मटेरियल यू आर कैरिंग? इज़ दिस मटेरियल आर सपोज्ड टू बी डिलिवर्ड एट माय कंपनी प्रेमाइसेस? ये सारी चीज़ें चेक करेगा। वो आप कैसे समझोगे? कोई अगर ट्रक अगर कुछ मटेरियल लेकर के आपकी कंपनी के अंदर में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है? सिक्योरिटी गार्ड छोड़ देगा कि हाँ यार, कुछ भी मटेरियल लेकर के आया है, रेत लेकर के आया है, ईंटें लेकर के आया है, स्टील के रॉड्स लेकर के आया है, उसको जाने देगा क्या? हाँ यार, मेरी कंपनी के अंदर में कोई अगर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी नहीं चल रही है, तो आपको क्या लगता है ये ईंटें, बालू और सीमेंट के और मैं लोहे का क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा।
तो सिक्योरिटी गार्ड को ये चेक करना चाहिए कि यार जिस परचेज ऑर्डर को, हमारे कंपनी का परचेज ऑर्डर है कि नहीं है, हमारे कंपनी का परचेज ऑर्डर का नंबर सप्लायर के इनवॉइस नंबर के ऊपर में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने जो पीओ रेस करा था और जो पीओ के ऊपर में जो मटेरियल दिख रही है वो सेम मटेरियल जो सप्लायर का इनवॉइस है वो मटेरियल वहां पे भी दिख रहा है। सप्लायर के इनवॉइस पे जो मटेरियल दिख रहा है दैट इज मैचिंग विद द परचेज ऑर्डर का मटेरियल। तो इससे ये सारी चीजें साबित हो जाएंगी कि यार हमारे कंपनी का मटेरियल का रिक्वायरमेंट था, उन्होंने पीओ रेस करा था एंड उस पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल आया हुआ है। ठीक है। एंड देन कई बार ऐसा भी होता है सिक्योरिटी पर्सनल को जो इंस्ट्रक्शन होता है कि अनलेस एंड अनटिल दे आर कॉलिंग टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट, और स्टोर्स डिपार्टमेंट जब तक उनको ग्रीन फ्लैग नहीं देता है, जब तक उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देता है कि हाँ लॉरी को छोड़ो और अंदर आने दो, तब तक वो नहीं आने देते हैं। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्सनल वुड कॉल टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड से कि सर ये गाड़ी नंबर MS04 ये आया हुआ है एंड इट इज कैरिंग मटेरियल ऑफ आवर कंपनी एंड इस नंबर की पीओ नंबर के अगेंस्ट में ये मटेरियल आया हुआ है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि हाँ यार इस पर्टिकुलर सप्लायर से हमने मटेरियल मंगवाया था, आज की डिलीवरी डेट थी, करेक्ट है, भेज दो उसको अंदर। फिर सिक्योरिटी गार्ड जो है अपने, हो सकता है कि उसके गेट एंट्री पे सिस्टम हो, सिस्टम आई मीन कंप्यूटर हो, ERP लॉगिन हो, या फिर वो एक रजिस्टर के ऊपर में, यानी कि गेट इनवर्ट रजिस्टर के ऊपर में ट्रक नंबर, ट्रक नंबर हो गया, ड्राइवर नेम हो गया, मटेरियल कैरिंग पीओ नंबर, इनवॉइस नंबर, वैल्यू, मटेरियल के डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें नोट करके जो ट्रक ड्राइवर है उसके साइन लेने के बाद या थंब इम्प्रेशन लेने के बाद उस ट्रक को अंदर आने देगा। ट्रक अंदर आने के बाद में नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोर्स मैनेजर टू चेक द डॉक्यूमेंट्स अगेन, टू चेक कि यार हमने जो पीओ रेस करा था ये कंपनी का पीओ हमारा ही पीओ है। ठीक है। ये सप्लायर के इनवॉइस जो है हमारे से रिलेटेड है, ये मटेरियल हमने बुलवाया था, इतनी क्वांटिटी में बुलवाया था। फिर इसकी क्वालिटी वेरिफिकेशन के लिए इफ रिक्वायर्ड, समटाइम मटेरियल डू नॉट रिक्वायर क्वालिटी वेरिफिकेशन, समटाइम इट रिक्वायर क्वालिटी वेरिफिकेशन। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो सप्लायर जो स्टोर्स मैनेजर है वो मटेरियल को अभी अनलोड तो करवाएगा बट अभी यूज नहीं करेगा, उसको रखवाएगा इन अ क्वारंटाइन एरिया। ठीक है। क्वारंटाइन एरिया इज एन एरिया जहां पे मटेरियल आर स्टोर्ड and again it is custodian is the stores manager, but that material cannot be used for production, that cannot be issued to the production, it is into quarantine area unless and until उसकी क्वालिटी क्लियरेंस नहीं आती, क्वालिटी क्लियरेंस का सर्टिफिकेट नहीं आता, तब तक स्टोर्स डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर क्वारंटाइन मटेरियल को इशू नहीं कर सकता। ठीक है। इट इज अ क्लियर इंस्ट्रक्शन। अगर अगर ये चीज हो रहा है तो अगेन दैट इज व्हाट कंट्रोल लैब्स, दैट इज अगेन अ कंट्रोल लैब्स। तो एज एन इम्प्लॉयमेंटर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। आपको ये भी चेक करना पड़ सकता है कि क्वालिटी डिपार्टमेंट को अगर इंस्ट्रक्शन था कि ऐसे केसेस में एक दिन के अंदर में क्वालिटी सर्टिफिकेट देना है और अगर उनको 3-3 दिन लग रहा है तो आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी है। या एज एन इम्प्लॉयमेंटर आपको ये भी चेक करना पड़ सकता है कि क्वालिटी, एक बार मटेरियल अनलोड हो गया तो अनलोड होने से मतलब स्टोर्स में मटेरियल आने से क्वालिटी क्लियरेंस होने तक का टाइम पीरियड कितना था। अगर वो एक दिन से ज्यादा का है तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी आपको वो पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ सकता है एज एन इम्प्लॉयमेंटर। फिर एक बार मटेरियल अप्रूव हो गया एज पर द क्वालिटी पैरामीटर है, क्वालिटी क्लियरेंस मिल गया सिस्टम में भी, क्वालिटी डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर क्वालिटी क्लियरेंस दे दिया, साइन मार के दे दिया, देन अभी क्या होगा, हमारा जो स्टोर्स मैनेजर है दैट विल दे विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज नोन एज GRN। अभी GRN की कॉपी क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। So GRN is a document which is prepared by the source department acknowledging the fact कि yes ये वाले पीओ के अगेंस्ट में हमने इतनी क्वांटिटी रिसीव कर ली है, इतनी क्वांटिटी रिसीव की, इसमें से इतनी क्वांटिटी एक्सेप्टेबल है ऑन द ग्राउंड ऑफ क्वालिटी, इतनी जो क्वांटिटी है वो रिजेक्टेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ क्वालिटी। कई कई बार क्वालिटी ठीक होती है बट कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशन साइज वगैरह गलत होती है, तो कहीं ना कहीं हमें पूरे के पूरे बैच को या पूरे के पूरे लॉट को भी हमको डिस्कार्ड करना पड़ सकता है, तो हमें उसको रिजेक्शन में डालना पड़ सकता है। वो सारे का सारा डिटेल्स है ना, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, कितनी क्वांटिटी एक्सेप्ट हो रही है, कितनी क्वांटिटी रिजेक्ट हो रही है, कितनी क्वांटिटी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी हम कस्टमर वेंडर को रिटर्न करना है, वो सारा का सारा डिटेल्स जो है वो GRN कॉपी पे आता है। GRN कॉपी कौन बनाता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट बनाता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है। एक बार स्टोर्स डिपार्टमेंट, लेट्स अज्यूम द फैक्ट कि वेंडर ने जितने मटेरियल भेजे वो सारे के सारे मटेरियल की क्वालिटी क्लियरेंस एकदम अप्रूव हो चुकी है, सब टकाटक है, एंड देन अभी हमें GRN करना है। स्टोर्स डिपार्टमेंट ने GRN करने के बाद GRN की कॉपी और वो जो पीओ की कॉपी थी और सप्लायर इनवॉइस की कॉपी है, तो तीनों कॉपी को स्टेपल मारेगा एंड भेज देगा किसको, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिखेगा कि यार ये पर्टिकुलर इनवॉइस है जिसको मेरे अपने SAP के अंदर में बुक करना है, अपने ERP के अंदर में बुक करना है। तो बुकिंग करने से पहले अगेन जैसे मैंने आपको बताया था 3 डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पड़ता है, 3 वे मैचिंग करनी पड़ती है, पीओ की कॉपी, GRN की कॉपी एंड सप्लायर इनवॉइस की कॉपी। पीओ की कॉपी और सप्लायर की इनवॉइस की कॉपी कहाँ से आया था, वो तो सप्लायर ने साथ साथ ही भेजा था। ठीक है। एंड देन GRN की कॉपी जो है वो अटैच करके कौन भेज रहा है, स्टोर्स मैनेजर। स्टोर्स मैनेजर जो जब इसने तीनों कॉपी भेजी, तीनों कॉपी को बखूबी रिव्यू करने के बाद में, डिलीजेंटली चेक करने के बाद में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल पोस्ट दैट पर्टिकुलर इनवॉइस इन द वेंडर GL एंड हमारी एंट्री पोस्ट हो जाएगी, एंड एज पर द पेमेंट टर्म्स payment will be executed to that particular vendor. So this is how the entire process in an ideal manufacturing company would look like. ठीक है।
तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट गाइस? अभी इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैंने अभी बिल्कुल भी कवर नहीं करे, टच अपॉन नहीं करे, बिकॉज बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट स्लो अभी, ठीक है? सौमेंद्र, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. नो, परफेक्ट। सो विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन मी P2P का प्रोसेस नाउ? I will try, sir. ओके, सो लेट्स ट्राई नाउ ना। बताओ मुझे कि लेट्स से यू आर बिफोर मी फॉर एन इंटरव्यू, एंड आई नो वेरी वेल दैट यू आर इंटर क्वालिफाइड गाय एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ट्रेनिंग इनटू इंटरनल ऑडिटिंग। टेल मी कि इफ यू वांट टू गेट इनटू इंटरनल ऑडिटिंग, व्हाट इज द P2P प्रोसेस, प्रोक्योरमेंट टू पेबल का प्रोसेस? हाउ डज इट स्टार्ट एंड हाउ डज इट एंड? बताओ मुझे। Sir, first of all, while for in a manufacturing company, for purchasing of an material, for store department checks if the goods are in the stores, in the warehouse or not. If Correct. if the goods are not in stock, then it will issue a purchase requisition note to the purchase department for purchasing of the goods. After that, the purchase department will find the vendors which will be suit according to that department, offering very good offer. After that, the goods will be accepted. I mean, after you raise the goods will not be accepted. First, the goods will be sent to the company, na? We will be receiving the goods. Yes, sir. Will be accepted. Yes, sir. Correct. And after the goods are accepted, Then what are the 3 documents that you need to prepare? PO, GRN, and invoice. Correct. And when you reconcile all these 3 documents, what is that process called is? Internal control. Yeah, that is internal control, but the process is 3-way matching. 3-way matching. Keep in mind, okay? 3-way matching, yes, sir. Because there are 3 Yes. documents. They are also called as 4-way matching and all. जैसे quality मैंने डाली ना अभी बीच में कि स्टोर्स डिपार्टमेंट अभी मटेरियल को रिसीव तो कर लिया, अनलोड तो कर लिया, बट देन ही इज कीपिंग द मटेरियल इन अ क्वारंटाइन एरिया। दैट क्वारंटाइन एरिया में जब क्वालिटी क्लियरेंस हो जाएगा तो क्वालिटी डिपार्टमेंट विल प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट सेइंग कि हाँ इट इज एज पर द पैरामीटर दैट वी वांटेड, ठीक है? देन दैट बिकम्स अ 4-way मैचिंग, ठीक है? ऑल राइट गाइज, आई थिंक अभी तक हमने यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल प्रोसेस, प्रोसेस गैप कवर कर लिए। वी स्टार्टेड विद P2P का फंक्शन। P2P के फंक्शन में हमने यहाँ पे बेसिक बस जो वर्क स्टेप्स है या फिर जो फ्लो है प्रोसेस का वो समझा। एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द कंट्रोल्स कि हर स्टेप के ऊपर में क्या क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, क्या क्या रिस्क आपको पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज के अंदर में। एज एन इंटरनल ऑडिटर जब यू आर ऑन द शॉप फ्लोर तो आपको क्या क्या चेकलिस्ट अपने बनाने पड़ेंगे, क्या क्या पहले तो क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट भेजना पड़ेगा, ठीक है? आइडियली इन ए कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको क्या क्या डेटा भेजना पड़ेगा, वो डेटा जब आएगा तो उसमें आप कैसे कैसे एनालिसिस चालू कर सकते हो, एवरीथिंग विल ट्राई टू कवर अप, ठीक है? आई हैव एवरीथिंग विद मी। इट्स जस्ट दैट कि हम 1.5 घंटे से ज्यादा का क्लासेस अभी अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज थोड़ा हैवी हो जाएगा, राइट? सो विल कीप इट फॉर नाउ and we'll try to catch up tomorrow then if that possible, ठीक है? I'll share with you the schedule on the group, ठीक है? चलो, all the best. I think you guys liked it, right? Ben, how was the class? Fantastic, sir. Okay, perfect, ठीक है, thank you. चलो ठीक है, all right then, we'll keep it for today. Thank you guys, bye. Just I am looking like a manager who Sorry, discussing Ben, me. not hear you guys. Sir, just like a manager, manager assigned me for the this task. Okay. But manager इतना डिस्कस नहीं करते हैं सर डिटेल्स में। I वो said you, इंस्ट्रक्ट I'll be very open to you, very transparent to you. मैं अभी भी याद करता हूँ मेरे फर्स्ट डे। I still remember the date, 15 नवंबर 2021। I can't forget that day in my entire life। मतलब मेरी आंसू निकल जाती है आज भी जब मैं वो डेट को याद करता हूँ, ठीक है? कि फर्स्ट डे, बिकॉज फंडामेंटली मुझे बहुत सारी चीजें आती थी। दे न्यू इट कि आई एम अ फ्रेशर, बट देन दे हैड एक्सपेक्टेशन कि यार एज अ फ्रेशर भी उसको ये सारी चीजें तो आनी ही चाहिए, ठीक है? तो आई कांट फॉरगेट दैट डे यार। सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग कि आप जो अपने फर्स्ट डे ऑफ जॉब पे हो, बी इट इन इंटरनल ऑडिट ट्रेनिंग और इन अ फुल टाइम जॉब, यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। आपको वेंडर मास्टर नया ना लगे, आप जा करके अपने मैनेजर को बोलो कि मेरे वेंडर मास्टर के अंदर में 10 एनालिसिस तो हम सर कर सकते हैं, इसके बाद आप बताओ,
ठीक है, आपने मुझे परचेज ऑर्डर दे दिया, ये 10 चीजें मैं चेक कर लूंगा, 10 चीजों के अंदर में जो भी इंटरनल कंट्रोल लैप्सेस हैं, प्रोसेस गैप्स है, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ सर। कुछ एडिशनल एनालिसिस करनी है, एडवांस एनालिसिस करनी है, व्हिच इज पर्टिकुलर टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, आप मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। दिस वुड बी माय ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज व्हाई आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर दिस कोर्स। ठीक है गाइस, so as and when the courses will proceed, you will see the magic definitely, that is for sure. Okay then guys, we'll keep it for here. Thank you, good night. Thank you, sir. Thank you. Thank Good you. night, sir. Good night. Thank you, sir.